ये वाला लिंक हमारा है, ये वाला लिंक बार बार क्या हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है। तो आर और ए बी के बीच में, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, ताकि और एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ताकि ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू किससे इंडिपेंडेंट हो जाए, हमारा लिंक से इंडिपेंडेंट हो जाए। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखेंगे, बोलेंगे एक लिंक जो लास्ट वाला चेन है ये, इसके अक्रॉस भी क्या होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा वैल्यू, इसके अक्रॉस कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखा रहा है ये एक्स। तो एक लिंक हटा दो, इसको हटा करके यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, इसको हटा दें, यहाँ पे भी क्या आ जाना चाहिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक रहे या ना रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ भी कितना होना चाहिए, एक से आ जाए हमारा, क्या आ जाए फिर से, लिंक्स से इंडिपेंडेंट होने का मतलब जनसंख्या कितने लगे हुए हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको हटा देंगे तो भी कितना आ जाना चाहिए। तो यही काम कर देंगे आप बोलेंगे कि इसके वोट एक्स से इक्वेट कर देंगे, इन दोनों पॉइंट का वोट किससे इक्वेट कर देंगे आप, एक्स से इक्वेट कर देंगे। इन दोनों पॉइंट का वोट निकाल के बताओ कितना बताएंगे, इन दोनों पॉइंट का वोट, इसके और इसके पॉइंट का वोट कितना बताएंगे आप, यहाँ और यहाँ का वोट कितना बताएंगे। ये दोनों किस में जाएंगे, सीरीज में, और उसके साथ ये क्या जाएगा हमारा पैरेलल में। उसकी वैल्यू किससे इक्वेट कर देंगे, एक्स से इक्वेट कर देंगे। एक्स की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लोगे, जब इंडिपेंडेंट करना होगा तो ऐसा कर लेंगे आप, जो सेल्स हैं वहाँ पे तो उनसे इंडिपेंडेंट हो जाए, जो लिंक्स हैं उनसे इंडिपेंडेंट हो जाए। तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या करेंगे, तो ये जो लास्ट वाला जो चेन है उसके क्रॉस जो है कितना होना चाहिए, तो एक्स ही होना चाहिए। इस पूरे का भी क्या आ जाना चाहिए यहाँ पे, तो एक्स आ जाना चाहिए। एक लिंक हटा देंगे तो भी क्या हो जाना चाहिए, एक्स हो जाना चाहिए। वहाँ पे एक्स ही रहेगा तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ा ना, इसको रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आगे है या नहीं है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका वोट भी कितना आ जाना चाहिए, एक्स आ जाना चाहिए। तो इक्वेट कर देंगे आप 2r प्लस एक्स, 2r प्लस एक्स इसका पहले आ गया सीरीज में है, 2r प्लस एक्स पहले सीरीज में आ गया, उसके साथ r पैरेलल में हो जाएगा। 2r प्लस एक्स हो गया सीरीज में, उसके साथ क्या हो गया हमारा डॉट डब्ल्यू, 2r प्लस एक्स प्लस r डॉट डब्ल्यू इक्वल टू एक्स से इक्वेट कर दें, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे लोग। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। आपको पता होगा कि जैसे नया साल आ रहा है, तुम्हें पता है कि नहीं पता, नहीं पता है, नया साल आ रहा है ना, तो तुम्हें अपने अंदर एक तो ओथ लेते हैं आप, जैसे ना अपने अंदर एक लेके ये कुछ अपने अंदर तो डेडिकेशन लाएं, कमिटमेंट लें कि हमें ये करना है नया साल में। वो पहले से प्लानिंग होती है, नहीं समझ में आई बात, ये अगले साल हमें ये करना ही करना। ऐसा नहीं कि सेलिब्रेट करेंगे 1 जनवरी को इस तरीके से, वो सेलिब्रेशन तो जरूरी है, वो भी जरूरी है, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करें आप, वो करें, दुनिया के साथ भी चलना, उसके अलावा भी दुनिया को दिखाना भी है। ये देखें कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे आप, कैंसिल कर देंगे। किसी को दिक्कत आ रही है तो बताएगा लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 2r एक्स माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। एक्स की वैल्यू निकाल लें, जल्दी बताइए कितना आ रहा है लोगों का, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर ले, माइनस बी, ये माइनस बी माइनस 2r प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर और 4ac, यस यस 8r स्क्वायर अब बाई ट्वाइस से, यस यस बताएंगे लोग, बताएंगे आंसर बताएंगे कितना आ रहा है, अभी बता दें आप। तो डॉट डब्ल्यू ऐसा आ रहा नहीं आ रहा है, एक्स की वैल्यू r√3 - 1, r√3 - 1। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा, आप सोचते रहेंगे नए साल में कमिटमेंट क्या करना, तो उसका क्लास के अंत होते होते या क्लास के बीच में पूछूंगा, क्योंकि अंत में तो काफ़ी लोग जवाब ही नहीं देते हैं, बीच में ही पूछ लूँगा, सोचते रहेंगे आप। एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारा, किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। लास्ट चेन को किससे इक्वेट कर देंगे, लास्ट लिंक को एक्स से इक्वेट कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि फिर से कितना भी हो कोई फर्क है, उसकी वैल्यू फिर से एक्स रिपीट होकर आ जानी चाहिए। जल्दी से वैल्यू निकालने के रिपीट करने के लिए दिया जा रहा है, वन मोर एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जल्दी जल्दी वैल्यू निकालना है। ये 2 क्वेश्चन किताबों में देखने को मिला है, ये सेम क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे देखने को फिर से बताएंगे, या कैलकुलेटर में फिर से मिलेंगे,
तो यही प्रिंसिपल वहाँ भी लगा देंगे आप। देख लेंगे यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, ये आर एंड इसकी जगह पे ऐसा लिखा हुआ, आर की जगह पे क्या लिखा हुआ हमारा, आर की जगह पे 6 लिखा हुआ, उसके बाद 8 लिखा हुआ, ये 6 ओम लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ, 6 ओम लिखा हुआ, 8 6 और 8 6 एंड 8 6 एंड 8, और एक्स की वैल्यू बताना ताकि क्या हो हमारा 6 8 का लिंक दिखाया जा रहा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नंबर ऑफ लिंक्स से क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, नंबर ऑफ सेल्स ब्रांचेस से इंडिपेंडेंट हो जाए, इसके लिए क्या जरूरत होगी, तो एक्स की वैल्यू बताना आपको। जल्दी बताएंगे लोग। ये और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक्स की कितनी वैल्यू डालेंगे कोई फर्क, लिंक की जनसंख्या से कोई फर्क। 6 नहीं बोला है क्या कि ये लिंक को, लास्ट वाला लिंक को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, हटाना नहीं है, लास्ट वाला लिंक को किससे रिप्लेस कर देंगे हम लोग, एक्स से रिप्लेस कर देंगे। लास्ट वाला लिंक है क्या हमारे पास, लास्ट वाला लिंक है क्या हमारे पास, ये ऐसा ये ऐसा है, तो इसको किससे इक्वेट कर देंगे, एक्स से इक्वेट कर देंगे। कितना आ जा रहा है, किसी का आया कुछ, ये डेट में 6 8 एक्स कितना आ जा रहा है, एनीबॉडी एल्स 6 आ जा रहा है, एक्स की वैल्यू ये कितना, दोनों किस में हमारे आपस में, ये सीरीज में कितना हो गया हमारा, सीरीज में 8 + x और उसके साथ 6 किस में हमारा पैरेलल में, तो कितना हो गया ये ऐसा, डाटा डब्ल्यू इक्वल टू एक्स, डाटा डब्ल्यू इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ जा रही है, अरे अभी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, एक्स की वैल्यू -8 और 6, एनीबॉडी एल्स, दैट विल 6x + 8x + x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 48 + 6x, x स्क्वायर + 8x - 48 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुँच गए, आगे बताएंगे कितना आ रहा आगे, x - 4x + 12 फैक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, यही फैक्टर बन रहा, कुछ और बन रहा, यही फैक्टर बन रहा, कुछ और बन रहा है, या आप क्वाड्रेटिक से निकाल लें या जैसे भी निकालें आप, ये फैक्टर बना लें। अगर फैक्टर बनाना आता तो ये ऐसा पड़ेगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी, एक्स जो है तो 12 है, तो नहीं हो सकता, रेसिस्टेंस निगेटिव में नहीं होगा, तो वहाँ से रिजेक्ट आउट हो जाएगा। सिंपल सा स्टेटमेंट आपको बता दिया कि जहाँ पे इंडिपेंडेंट वाले केस होंगे तो ऐसा कर लेंगे, लिंक से वैल्यू इंडिपेंडेंट हो जाए ऐसा आप कर लेंगे। जल्दी से निकालें, कुछ प्रैक्टिस कर ले, हम लोग आगे मूव करेंगे। फ्यूज वायर के प्रॉपर्टीज कुछ लिख लें, फ्यूज वायर की प्रॉपर्टीज। फ्यूज वायर आपको बोला कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में क्या होता था, लाइक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में कुछ लाइक हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में क्या होता है, फ्यूज वायर होता है। क्या होता है ये, फ्यूज वायर होता है। एक नॉर्मल वायर्स होते हैं, एक दूसरा क्या होता है हमारा फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो डेट मीन लो मेल्टिंग पॉइंट। पहला प्रॉपर्टी होती है इसकी क्या, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। अनदर इज लो रेसिस्टिविटी, लो रेसिस्टिविटी एंड हाई रेसिस्टेंस। एंड वन मोर इज, तो फ्यूज वायर में जो करंट फ्लो करता है और जो फ्यूज वायर का तो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, तो डेट इज आई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, या आई इज प्रोपोर्शनल टू आर पावर 3/2। ये फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी थी। लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों रखते हैं फ्यूज वायर का, तो कि जैसे करंट जाएगा तो क्या होगा, ये पहले डे तो जैसे इससे हाई करंट फ्लो का हाई करंट पास करेगा तो ये क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट करके सर्किट को ब्रेक कर देगा, तो आपका अप्लायंस क्या हो जाता है, सेव आउट हो जाता है। आपका अप्लायंस क्या हो जाता है, सेव आउट हो जाता है। लो मेल्टिंग पॉइंट रखने के पीछे का लॉजिक यही होता है कि जैसे हाई करंट पास करेगा तो क्या कर जाएगा, ये मेल्ट कर जाएगा, सर्किट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक कर देगा तो क्या हो जाएगा, जो अप्लायंस है एक्चुअल अप्लायंस क्या हो जाता है, तो सेव हो जाएगा।
तुमने देखो घर पे भी तुम्हारे यूज किया होगा कि या तो फ्यूज वायर लगाए रहते हैं या अदर डिवाइसेस में तो एमसीबी यूज करते हैं ताकि वो ट्रिप मार जाता है, अप्लायंस आपके सेव हो जाते हैं, अदरवाइज क्या हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो फ्यूज वायर की प्रॉपर्टीज याद रखें, क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। जल्दी से कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर ले। ये क्या बताया जा रहा है, क्या ऐसा बोला जा रहा है, जल्दी जल्दी बताएंगे लोग। ये याद होगा, इसका मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया था, पहले तो बता देंगे इसका 13 बाई, जल्दी बता देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सभी वायर्स का रेजिस्टेंस 1 ओम है, सभी वायर्स का रेजिस्टेंस 1 ओम है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें सवाल ये दिया हुआ 13/21। एनीबॉडी एल्स देख लेंगे, यहाँ पे बोला कि अमीटर की रीडिंग बोल रहा है, अमीटर की रीडिंग कितना दिया हो तो 1 एम्पियर दिया हुआ, अमीटर की रीडिंग 1 एम्पियर दिया तो ई की वैल्यू निकालना। सभी वायर्स का रेजिस्टेंस कितना ओम दिया हुआ, 1 ओम दिया हुआ, जल्दी निकालेंगे लोग। सभी वायर्स का रेजिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ। सवाल उल्टा हो गया, अब रेजिस्टेंस नहीं पूछा जा रहा। मैं बोलना चाहता हूँ रेजिस्टेंस पता करना एक पार्ट था क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट एक्चुअल पार्ट क्या होता हमारा, तो या तो करंट देंगे तो वोल्टेज निकालना, या वोल्टेज देंगे तो क्या निकालना हमारा, करंट निकालना। यहाँ पे क्या दिया हमारा, तो करंट दिया और रेजिस्टेंस से हर एक एलिमेंट का प्रोवाइड किया हुआ। करंट यहाँ पे किसी ब्रांच में दिया हुआ, अमीटर रीडिंग दिया हुआ, तो क्या बताना हमारा, तो यहाँ इसकी वोल्टेज निकालनी है। ऊपर देख लेंगे लोग, ऊपर देख लेंगे कैसे सोल्व आउट करते, 2-3 एग्जाम्पल दे दूंगा, आप घर पे करेंगे बैठ करके। ऊपर देखेंगे लोग, बंद कर लेंगे कलम, ऊपर देखेंगे, सी ऊपर देखेंगे, क्या बताएंगे, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। आप पहले क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये कितना हो जा रहा है हमारा, ये जो है तो 2 है, 2 और 1 कितना, 2/3, 2/3 + 1, 2/3 5/3, 5/3 और 1 5/8, 5/8 + 1 13/8, 13/8 एंड 1 13/21। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 13/21। ये 2 है, 2 1 2/3, 2/3 और 1 सीरीज में, 5/3 में, एक पैरेलल में, 5/8 एक सीरीज में, तो 13/8 और फिर से उसके साथ पैरेलल में 13/21। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसा आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसा आ जाएगा। आपको समझ में आ गया साहब, बताएंगे। हाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपने बता दिया तो ई की वैल्यू भी आप डायरेक्ट बता देंगे। खड़े हो जाओ, खड़े हो, जल्दी खड़े हो जाओ, तुम बताते जाओ जल्दी, यहाँ पे आकर बोलोगे, ऊपर आके बोलोगे, बोलो बोलो कितना आ रहा है ये बोलो, इसके बारे में पहले बोलो, इसके बारे में। हाँ ये बोल रहे, देखेंगे सुनेंगे लोग, 1 ये कितना हो गया, तो ये 2 बोल रहे हैं, ये 2 बोल दिया इन्होंने, 2 और 1 बोले, 2 और 1 गायब हो जाएगा, कितना बचेगा, तो ये 2/3 बना दिया, गुड। 2/3 एंड 1 सीरीज में कितना, .w 5/3, .w 5/3 एंड 1 पैरेलल में 5/8, .w 5/8, 5/8, 5/8, 5/8, 5/8, 5/8, 5/8 1 13/8, 13/8 एंड 1 .w 13/8 एंड 1 13/21। क्लियर हो गया लोगों को। ऊपर देगा आंसर, यहीं पे ई की वैल्यू भी यहीं छिपा हुआ, देखेंगे ऊपर देखेंगे लोग, रेडी है सब लोग, ऊपर देखेंगे। ये कितना आ गया लास्ट वाला हमारे पास, लास्ट में कितना आ गया, ये वाली वैल्यू जो आ रही है, ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है हमें, ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सब लोगों ने देख लिया, सबको याद भी हो गया। देखेंगे इधर कितना, ये 2 है और ये 1, ऊपर देखते रहेंगे। हम जानते हैं करंट उल्टा रेशियो में जाता है, तो यहाँ का करंट 1 एम्पियर है, यहाँ पे करंट कितना है, 1 एम्पियर। बेसिकली ई निकालने का क्या होता है, ई निकालने का ये तरीका होता है कि आई इंटू आर इक्विवेलेंट। आई कौन सा, इससे बैटरी से कितना जा रहा है करंट, ये बैटरी में कितना करंट निकल रहा है, उस करंट को आर इक्विवेलेंट से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। आर इक्विवेलेंट हर एक को पता हो गया, 13/21, 13/, और अगर हम करंट पता कर ले, दोनों गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ई निकल जाएगा। तो यहाँ से करंट निकालने का तो ओरली हो जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे कितना हमारा 2 ओम का रेसिस्टेंस है टोटल, और करंट 1 है। क्या है हमारा, करंट 1 है। तो हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में करंट होता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे रेसिस्टेंस का रेशियो कितना है, रेसिस्टेंस का 2:1, तो करंट का रेशियो 1:2, 1:2। यहाँ पे 1 है, इसका मतलब यहाँ पे कितना है, ये किसी को दिक्कत है बता देगा। यहाँ पे सवाल में दिया हुआ कि इससे करंट हमारा कितना है, तो 1 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 एम्पियर है। यहाँ पे कितना हमारा है,
यहाँ 1 है, इसका मतलब इसमें कितना है, ऐसा क्यों हुआ पता चल गया ना। या तो अगर दिक्कत आपको तो क्या लगा दें, इधर I1 इंटू R1 इक्वल टू I2 इंटू R2 कर दें, तो यहाँ पे I2 की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि रेसिस्टेंस पता है। तो यहाँ I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 हो गई, और यहाँ पे कितना देखते रहेगा, यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है, टोटल कितना हो गया ये 3। 3 कहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से 3 एम्पीयर आ रहा होगा, यहाँ से कितना आ रहा होगा, यहाँ से 3 एम्पीयर आ रहा होगा। समझ आ गया, अगर ऊपर देखते रहेंगे लोग आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे 3 एम्पीयर यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे कितना एम्पीयर है, 3 एम्पीयर है, 3 एम्पीयर यहाँ पे। तो हम क्या कर लेंगे, तो बोलेंगे कि ये 3 एम्पीयर जो है, ये पूरा एलिमेंट कितना हमारे पास, ये 1 प्लस 2/3 ये कितना था, टोटल कितना था, ये 5/3 था। 1 प्लस 2/3 ये कितना था हमारा, 5/3 था। ठीक है यार, 5/3। तो फिर से ध्यान देखो, फिर से रेसिस्टेंस का रेशियो ले लो, ये 5/3 और इसका रेशियो कितना 5:3। इसका इन दोनों रेसिस्टेंस का रेशियो 5:3, दिस बाय दिस 5:3। तो करंट का रेशियो उल्टा 3:5। इधर 3 एम्पियर मतलब इधर कितना 5 एम्पियर, यहाँ 5 एम्पियर हो गया। तो यहाँ पे कितना टोटल, यहाँ पे 5 एम्पियर हो गया, यहाँ पे 5 एम्पियर हो गया, यहाँ पे 5 एम्पियर हो गया। तो यहाँ पे इसमें कितना कह देंगे, 8 एम्पियर कह देंगे। यहाँ पे कितना कह देंगे, समझ आ गया होगा, 8 एम्पियर। कहाँ समझ नहीं आया, अरे साहब ये 3 और 5 यहीं से, तो ये दोनों करंट इधर से आकर के इधर बटा होगा, जंक्शन नियम लगा दिया। ये समझ नहीं आया कि ये 5 कैसे हो गया, तो हाँ तो वो रेशियो हो गया। तो ये क्यों नहीं समझ में आया, बगल वाले आपको समझ में आया ये कैसे हो गया। अभी आगे ना आप 13/8 तो अब करेंगे। यहाँ तक जो है ये इधर 3 जा रहा है, इधर 5 जा रहा था, इधर कितना आ रहा होगा, इधर से ये जाने वाले हैं और ये लोग क्या होंगे, आने वाले बराबर होंगे। तो जाने वाला 8 है तो आने वाला भी कितना होगा, हाँ जी। तो अब यहाँ पे 8 एम्पियर आ रहा था, बेसिकली पूरा रेसिस्टेंस है कितना, ये पूरा रेसिस्टेंस है कितना 13/8, ये पूरा रेसिस्टेंस 13/8 है, ये कितना है। तो इन दोनों रेसिस्टेंस का रेशियो बता दो, 13:8। तो करंट का रेशियो उल्टा 8:13, मतलब नीचे से कितना करंट है हमारा 13, मतलब बैटरी ने कितना करंट दिया, बैटरी ने कितना करंट दिया, अरे बैटरी ने ये और ये मिला के देगा ना। तो बैटरी ने 21 एम्पियर करंट दिया, बैटरी से कितना करंट आ रहा होगा 21 एम्पियर आ रहा होगा, इधर 8 जा रहा होगा, इधर 13 जा रहा होगा, हाँ या नहीं। और आर इक्विवेलेंट कितना हमारा है, I इंटू आर इक्विवेलेंट, 21 इंटू 13/21 हटा देंगे तो कितना हो गया वोल्टेज 13 वोल्ट आ गया। किसी को दिक्कत अभी भी बता देगा। इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो क्या है, किरचॉफ्स का नियम तो है ही। ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिखा दिया कि सीरीज ऑफ पैरेलल ओम्स का नियम से आप निकाल सकते हैं। बाकी एक सॉल्यूशन तो अगर किसी को मन करा कि मैं इक्वेशन बनाने में आनंद लेना चाहता हूं, तो इक्वेशन तो किरचॉफ्स का इक्वेशन बना के आंसर निकाल ही लोगे। एक्चुअल बैटरी से करंट आई मान लो, उधर I1 I2 बांटते हुए जाए, जितने अननोन मानेंगे उतने इक्वेशन बनेगा, सोल्व आउट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 13 वोल्ट आ जाएगा बैटरी की वैल्यू। वंस मोर देखेंगे लोग, तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया, उसके अलावा तुम्हें पता चल गया कि क्या करना, फंडा समझ में आया कि क्या करना हमारा टारगेट। हमारा फंडा ये था कि हमें ई की वैल्यू निकालना था। ई की वैल्यू होती कितनी है, टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हमें पता है, टोटल रेजिस्टेंस 13/21, टोटल रेजिस्टेंस 13/, तुमने खुद ही बताया कि कैसे ये 2 हो गया, 2 1 2/3 5/3 5/8 13/8 13/21, ऐसा बताया ना। अब बोलेंगे यहाँ पे तो हम बोलते हैं कि करंट का डिवीजन इनवर्स रेशियो में होता है। आपको बताया ओम्स का पहला नियम ये दिखाता है कि I1 R1 इक्वल टू I2 R2। अगर डायरेक्ट समझ में आता है कि रेसिस्टेंस को उल्टा रेशियो में करंट होता, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस टोटल कितना है, तो ये 2 है, 1 + 1 2 है दोनों, तो 2 है और 2 रेसिस्टेंस का रेशियो 2:1, रेसिस्टेंस का रेशियो, तो करंट का रेशियो उल्टा कर देंगे। ये इधर 2 है और इधर 1 है, तो उल्टा कर देंगे, इधर 1 हो जाएगा, इधर करंट 1 दिया ही हुआ, इधर 1 दिया हुआ, तो यहाँ पे कितना कर देंगे 2 कर देंगे। यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी हो गई, या अगर आपको ऐसे रेशियो में दिक्कत होती तो क्या कर लोगे, किरचॉफ्स ने यहाँ पे I1 इंटू R1, ये I1 1 है और रेसिस्टेंस कितना है 2, तो 1 इंटू 2 इक्वल टू I2 इंटू 1, तो I2 की वैल्यू यहाँ कितना निकल जाएगी 2 एम्पियर निकल जाएगी। I2 की यहाँ कितना निकल के आ जाएगी, समझ आ गया होगा। तो पहले तो यहाँ पे निकाल लेंगे, उधर 1 है तो इधर 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ 2, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ पे कितना होगा
तो ये इसमें 3 एम्पियर का करंट आ रहा होगा, दिस विल बी 3 एम्पियर यहाँ से, क्योंकि आउटगोइंग करंट इनकमिंग के बराबर होता है। ठीक है यहाँ तक। तब ये 3 एम्पियर यहाँ पे जा रहा था, ये बेसिकली है क्या, ये पूरा जो पूरा सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता है, पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है कितना हमारा, ये 2/3 ये है और 1 है, तो 5/3 है टोटल। तो इसको हटा के, इस पूरे को हटा के रिप्लेस कर दें आप, कितना से रिप्लेस कर देंगे 5/3 से। तो बेसिकली ऐसा, क्योंकि ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि 2 रेजिस्टेंस में करंट का डिवीजन करना हमें आसान पड़ता है। तो बोले ये कितना टोटल 5/3, तो 5/3 में कितना करंट जा रहा है बेसिकली 3 एम्पियर। या तो फिर से क्या करते हैं, I1 R1 = I2 R2 यहाँ पर लगा दें, तो वहाँ से इसमें करंट है 5 आ जाएगा। या उल्टा कर देगा कि रेजिस्टेंस के उल्टा रेशियो में करंट जाता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे रेजिस्टेंस का रेशियो ले लो, तो यहाँ पे और यहाँ पे रेजिस्टेंस का रेशियो 5:3, यहाँ पे और यहाँ पे 5:3 रेजिस्टेंस, तो करंट उल्टा हो जाएगा 3:5। तो इधर 3 है तो इधर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ गया, इस वायर में 5 आ गया, ऊपर कितना है 3, इस वायर में हमने 5 निकाल लिया, ये 5 निकाल लिया, यहाँ 5 निकाल लिया, तो 5 और 3, तो इधर से कितना जा रहा होगा, ये 8 एम्पियर का करंट इधर से इंटर करा होगा, ये 8 एम्पियर का करंट होगा। क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या बताएंगे, बैटरी ने कितना दिया, सॉरी यहाँ पे तो ये 8, यहाँ तक 8 निकाल लिया, इसमें 8 निकाल लिया। अब 8 निकाल लिया तो ये पूरा 8 जो है पूरे ये वाला पूरा सिस्टम में जा रहा है, ये 8 पूरा इस सिस्टम में जा रहा है। तो इस सिस्टम की वैल्यू निकाल लोगे, ये सिस्टम है कितना, अरे ये कितना था हमारे पास, ये 5/3 + 1 5/8 था। अब 5/8 और 1 किस में हमारा, 5/8 एंड 1 सीरीज में, तो 13/8 है। तो पूरा ये सिस्टम है कितना, ये 8 एम्पियर का करंट किस में जा रहा है 13/8 में, 8 एम्पियर का करंट 13/8 में जा रहा है, 13/8 में जा रहा है। तो फिर क्या कर लोगे, या तो I1 R1 कर लो, इनको गुना कर लो, 13 आ रहा है, और इसमें भी कितना आ जाएगा, तो I' × 1, तो I' की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ पे 13 निकल गई। या तो डायरेक्ट रेसिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में कर दो, तो यहाँ पे ऊपर में 8 है और नीचे कितना है 13 है, तो मतलब बैटरी ने कितना करंट दिया, तो बैटरी ने करंट दिया 21, कितना दे दिया, तो E की वैल्यू कितना होता है, V = I × R इक्विवेलेंट, I × R इक्विवेलेंट। तो कट कर देंगे कितना आ गया हमारा, तो W 13 वोल्ट बैटरी का EMF की वैल्यू 13 वोल्ट आ जाएगी। जिसको अभी भी दिक्कत है बता देगा, जिसको भी दिक्कत है बता देगा। तो जल्दी से तो एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखते जल्दी से कौन आंसर दे रहा है। जल्दी से 3-4 क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, फटाफट फिलअप कर लेंगे अपना अपना। बहुत आसान दिया जा रहा है, एक बैटरी है, बहुत ही आसान दिया जा रहा है। बैटरी का क्या बताना है आपको, बैटरी का वोल्टेज बताना है। पीछे वाले उतार लिया, नहीं उतार पाए लोग, जिनको उतारना तो उतार। 13 वोल्ट आ रहा है, जिनको दिक्कत है पूछ लें, वो सॉल्यूशन वैसे ही होगा, रिडक्शन करते जाएंगे पीछे से प्रोसेस को, बैक साइड से तो इक्विवेलेंट निकालते जाएंगे, और करंट का क्या करेंगे बैक से डिवाइड भी करते जाएंगे, बैटरी का करंट आ जाएगा। या दूसरा एक सोल्यूशन बता दिया किरचॉफ्स का नियम, कि आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो। हम इसी नियम को अप्रोच करते हैं, इसी को फॉलो करते हैं। करने के लिए दे दिया जाए, जल्दी जल्दी कर लेंगे, ये देख लेंगे क्या दिया जा रहा है। तो फिर से रेसिस्टेंस 1 ओम ही है, रेसिस्टेंस कितना हमारा 1 ओम है, जल्दी जल्दी बता देंगे लोग। आमीटर की रीडिंग यहाँ पे 1 एम्पियर, तो ई की वैल्यू यहाँ पे फिलअप करने हैं, ई की वैल्यू फिलअप करनी है, बहुत ही आसान सवाल दे दिया गया। 1 मोर इज तो ऐसा दिया हो, 2 ट्रायंगल का दे दिया गया, जल्दी से फिलअप कर ले। एक प्रैक्टिस करवा दी जा रही है कि करंट को कैसे तो डिवाइड करके तो आपका क्या बोलते हैं EMF की वैल्यू निकाल लेते हैं। दैट विल अगेन 1 ओम है, सारे ओम 1 ओम है। यहाँ पे कितना भी दिया जा रहा है फिर से, तो दैट इज 1 एम्पियर। ये करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, तो ई की वैल्यू निकालना है यहाँ पे भी। जल्दी से तो फिलअप कर लें। पहले वाले में 2 वोल्ट, ओके, पहले वाले में 2 वोल्ट आएगा, हर एक लोगों ने कर लिया होगा। पहले वाले में 2 वोल्ट, दूसरे वाले में दूसरे वाले में 5 वोल्ट। कोई समझाना चाहेगा? ये बोलेंगे 2 है यहाँ पे, रेसिस्टेंस की वैल्यू 2 है, तो करंट 1 है इधर, इधर कितना जाएगा 2 हो जाएगा, ये टोटल यहाँ 3 हो गया। तो 3 जा रहा है किसमें, टोटल है कितना रेसिस्टेंस
5/3, 5/3 में तो करंट कितना है? 3 है, तो इधर करंट 5 आ जाएगा, इधर 5 और इधर 3, टोटल करंट 8 दे रहा है। ये बैटरी का अगर करंट पूछेगा बैटरी का तो कितना बताएंगे आप? 8 एम्पियर। सवाल ये भी होता है कि यहाँ पे करंट 1 एम्पियर है तो बैटरी का करंट निकालो, तो 8 एम्पियर टिक करेंगे। अब फिर क्या करते हैं? E = I × R इक्विवेलेंट, 8 इंटू तो 5/8 इक्विवेलेंट आपको याद होगा 5/8 इसका होता है 2 ट्रायंगल का, तो दोनों को गुना कर देंगे कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास? किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा? दैट विल 5 वोल्ट। तो घर पे जाकर आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल का भी करवा दिया कि 4 ट्रायंगल का घर पे जाकर कर लेंगे? 4 ट्रायंगल का घर पे जाकर कर लेंगे। आंसर कितना आएगा? 34 वोल्ट। 34 वोल्ट। किरचॉफ से सॉल्यूशन निकालने में कम से कम 1 पेज लगता है। मीटर की रीडिंग 1 ओम है, ई की वैल्यू निकालनी है, सारे की 1 ओम है। हाँ जी। हम्म 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 वोल्टेज डिवाइड करके भी कर सकता है। वोल्टेज ई मान लिया ना। हाँ बेटा वो भी कर सकते हो, वोल्टेज से करें या करंट से करें बात उतनी पड़ेगी। हाँ जी वैसे भी कर सकते हैं। कब वोल्टेज निकालते हुए तो फिर करंट को इक्वेट कर देंगे जाकर के, उससे भी उतना ही आ जाएगा। इसके मतलब कहीं आप कुछ गलत कर देना, वोल्टेज का डिवीजन करने में कुछ गड़बड़ी कर देना, वोल्टेज का गड़बड़ी कर दे रहे हैं कुछ। यही कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे वोल्टेज निकाल लोगे और वोल्टेज जो है तो चूंकि 1 एम्पियर करंट है तो वोल्टेज जो है किसके बराबर हो जाएगा? तो करंट के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज को 1 से इक्वेट कर देंगे तो वहाँ से भी उतना ही आंसर आना। आंसर उतना ही है, सेम ही चीज़ है। करंट को डिवीजन करें या वोल्टेज का डिवीजन करें, बात क्या हमारा सेम ही है। आप इधर से मान लेंगे ई है, आप बोलेंगे ई यहाँ पे है और ये क्या हो गया यहाँ पे ऐसा, और इधर एक ई है और एक इसको बनाया आपने, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या कर दिया? बांट दिया। अब फिर से यहाँ पे तो ऐसे वोल्टेज बांटते हुए यहाँ पे पहुँचेंगे। हाँ तो वही काम आपको वोल्टेज में कर रहे हैं, मैं किस में कर रहा हूँ? चूंकि करंट दिया हो तो मैंने करंट से स्टार्ट कर लिया, करंट निकाल के कर लिया, उतना ही आएगा। अगर सही करेंगे तो आंसर उतना ही आएगा। ये यहाँ पे भी करते हैं ऐसे काम, हम लोग कैपेसिटर में भी करेंगे, तो आप कर लेंगे जाकर घर पे, जल्दी से 1 मोर फाइंड आउट कर लें। ये ऐसा दिया हुआ कि क्या, तो एक वायर है टोटल, ये टोटल वायर का रेजिस्टेंस 300 ओम है। टोटल वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ? दैट इज 300 ओम। टोटल वायर का रेजिस्टेंस 300 ओम दिया हुआ, ए एंड बी। और इसको 2 जगह से क्या कर दिया गया? तो टैप कर दिया गया, मापक काट दिया गया। 2 जगहों से क्या कर दिया गया? ये 25 ओम, ये 2 जगहों से बांट दिया तो कितने भागों में बढ़ जाएगा? टोटल 3 भागों में, 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया, उससे 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया। टोटल जो येलो वाला वायर जो था नीचे, ये वाला कितना? टोटल 300 ओम है। कितने भागों में बांट दिया गया इससे? ये 560 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पे मीटर की रीडिंग निकालनी है।
देख लेंगे पहले क्या करेंगे, तो 300 टोटल था, 300 टोटल था, तो कितने में बढ़ जाएगा, 100 हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया। ये 100 और 25 किस में हमारा पैरेलल में, तो 125 को बताते 20 आ जाता है, 4 टाइम से तो 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, तो 20 आ जाएगा। तो 20 यहाँ पे तो हटा के 20 लिख देंगे। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बैटरी का करंट निकालना है। ये बोलेंगे इन दोनों का कितना आ गया, तो ये दोनों का कितना बन गया, ये देख लो टोटल 300 था, 300 100 100 100 में बांट लोगे तुम। पहले ये 100 है, तो अभी 100 और 20 कितना हो गया, 120 कितना हो गया, ये डेट भी 120, ये कितना हो गया हमारा 120 एंड 60 का निकाल लोगे, 120 एंड 60 कितना हो गया हमारा, डबल है 3 से डिवाइड कर लोगे, तो डेट विल बी 40, डेट वैल्यू विल बी 40, 140 कितना हो गया हमारा 140, 140 किस में सीरीज में है 140 एंड 40 पैरेलल में कितना कर देंगे 140 एंड 40 पैरेलल में, तो डेट विल बी कट कर लेंगे, कितना आ जा रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो डेट 280/9 आ जाएगा। तो करंट निकाल लोगे, बैटरी से करंट बता देंगे कितना आ जा रहा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में किसी को दिक्कत है तो वो बता देगा, वो दिख रहा है साहब 100 का 3 में बढ़ जाएगा, टोटल 300 था, 100 में बढ़ जाएगा, 100 और 25 किस में हो गए, 125 किस में हमारा 125, ये देख लेंगे वंस मोर, ये 100 का पहले बांट लिया होगा लोगों ने, टोटल 300 था, किस में बांट लिया आपने, ये टोटल 300 दिया, वो यहाँ से यहाँ तक टोटल दिया 300, तो कितने में बढ़ जाएगा 100 100 100 100 और 25 कितने में हो गया 100 और 25 पैरेलल में 4 गुना 5 से डिवाइड करके 20 निकालोगे, ये 20 और ये 20 और 100 किस में है, यहाँ पे 100 है, 20 और 100 तो 120 एंड 60 पैरेलल में, तो डबल 3 से डिवाइड कर लोगे तो 40 आ जाएगा, ये 40 आ गया, और ऊपर कितना हमारा, तो 140 एंड 40 किस में हमारा 140 एंड 40, ओके, तो 140 एंड 40 किस में है पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना लिया 280/9, तो बैटरी ने कितना करंट दिया, बैटरी का करंट बता दोगे, बैटरी का करंट बता दोगे, बैटरी का करंट, बट बैटरी का करंट 18 एम्पियर, आई इक्वल टू V/R 560/280/9, 280/9 9 ऊपर चला जाएगा, 2 से गुना करेंगे, कितना आ गया 18 एम्पियर, यहाँ से कितना चल गया 18 एम्पियर का करंट यहाँ पे चल गया। अब टोटल करंट निकाल लिया, अब करंट को डिवाइड कर देंगे इन्वर्स रेशियो में फिर से, टोटल करंट निकाल लिया ना 18 एम्पियर, टोटल करंट में किसको दिक्कत आ रही है, जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में दिक्कत आ रही है वही बता, हाथ उठा देगा, जिनको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में दिक्कत आ रही है हाथ उठा देंगे, इक्विवेलेंट में दिक्कत आ रही है, हाँ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, ये देखो देखो इधर देखो, सी ऊपर देखेंगे, इक्विवेलेंट में जिनको दिक्कत आ रही है एक बार देखेंगे आप, देखो देखो देखो, ये देखो, ये टोटल बताया 300 है, तो ये 100 हो जाएगा, 100 और 25 किस में हमारा पैरेलल में, तो बताता कि क्या मल्टीपल है, तो क्या करेंगे इनका 4 मल्टीपल्स है, तो 5 से डिवाइड कर लो, 100/5, तो कितना आ जाएगा, ये दोनों मिलकर के 20 हो जाएंगे, ये समझ आ गया यहाँ तक, तो उसको हटा करके 20 से रिप्लेस कर दो, ऊपर 100 है और ये 100 बचा, यहाँ पे 100 था और ये 20 था, तो कितना बन जाएगा टोटल 120 और 60 किस में है पैरेलल में, डबल का है तो 3 से डिवाइड कर लोगे, तो 120/3, तो कितना आ जाएगा वो 120/3 40 हो गया, तो डेट भी 40 कर देंगे आप, यहाँ 40 हो गया, 40 और ऊपर कितना हमारा, तो कितना हो गया 140 एंड 40, 140 और 40 किस में है, तो पैरेलल में, तो दोनों का तो इक्विवेलेंट निकाल लोगे 280/9, डेट भी 280/9, किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा, तो V/R इक्विवेलेंट कर दोगे, करंट निकल जाएगा, यहाँ तक 18 एम्पियर में किसी को दिक्कत है बता देगा, बैटरी से करंट की वैल्यू कितनी एम्पियर हो गई 18 एम्पियर, बैटरी से करंट की वैल्यू कितनी आ गई
18 एम्पियर। बैटरी से करंट की वैल्यू कितनी आ गई? 18 एम्पियर। किसी को कन्फ्यूजन बता देगा? तब फिर से डिवाइड कर देंगे, पैरेलल में करंट का डिवीजन कर दें 18 एम्पियर को। 18 एम्पियर क्या करेंगे अब? तो बांटोगे इधर, ऊपर देखेंगे इन्वर्स रेशियो में। अब बेटा बांट दें यहाँ पे, ये कितना है 140 या 140 और 40। इसमें करंट निकालना है, इसमें करंट निकालना है तो क्या करेंगे 40 ऊपर लिखेंगे, 40/180, 40/180 इंटू 18 तो कितना आ जाएगा 4 एम्पियर इधर आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा? दो भागों में करंट का डिवीजन करना तो बहुत ही आसान था, इन्वर्स रेशियो में बांटते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले आप बोल दो कि नीचे कितना जा रहा है, नीचे वाला ब्रांच में कितना जा रहा है 4 एम्पियर जा रहा है। 18 में कितना जा रहा है? ये 4 एम्पियर जा रहा है, 4 एम्पियर नीचे वाला ब्रांच में जा रहा है। ओरली कोई भी डिवाइड कर सकता है। या बोलेंगे यहाँ पे जो कितना जा रहा है, ये देखेंगे इधर आ जाएंगे, यहाँ पे यहाँ कितना गया, इधर उधर वाले से कोई मतलब नहीं, हमें नीचे वाला निकालना तो नीचे से कर लें। इधर देख लें यहाँ कितना एम्पियर चला गया, 4 एम्पियर चला गया। अब फिर से अब कितनी भागों में बांट देंगे, यहाँ पे इसमें बांट दें। हमें यहाँ इधर यहाँ पे निकालना था, हम इस वाले में ब्रांच में निकालना है। तो कितना जा रहा था इधर 60 में निकालना, तो क्या लिखेंगे 120 ऊपर लिख देंगे, 120/180 इंटू 120/180, 120/180 इंटू 4। करंट का डिवीजन करना आपको शुरू में बता दिया था कि जिस बच्चे को करंट का डिवीजन करना आ गया 180, ये सही है कोई गलत है? यहाँ पे निकालना तो 120/120 प्लस 60 180 हो जाएगा। तो डेट W कितना जा रही है? तो डेट W कितना आ जा रही है? 8/3 कट आउट कर देंगे, 8/3 आ गया। 8/3 करंट का डिवीजन कर लिया। 8/3 किधर जा रहा है? ये 8/3 राइट में जा रहा है, 60 ओम में जा रहा है। तो बेसिकली 8/3 इधर जा रहा है, 8/3 जा रहा है, इधर जा रहा है। तो टोटल इधर डाल दो 4 माइनस 8/3, 4 माइनस 8/3, 4/3। तो 4/3 नीचे डाल देंगे, ये 4/3 नीचे चला गया, ये 4/3 और इधर 8/3। अब 4/3 को फिर से यहाँ और यहाँ बांट दें। यहाँ पे जो आएगा वही तो यहाँ पे आएगा ना लौट करके। तो 25 में कितना लिखेगा, कौन बताएगा? 100/125 इंटू कितना 4/3, 4/5 इंटू ये 4/5 है और कितना हमारा 4/3, 16/। पैसा तो बंटवारा कर लोगे। मतलब करंट का डिवीजन करना बताया जा रहा है फिर से। अब तुम्हें मास्टरी हो गई वो वोल्टेज और करंट का डिवीजन करना, वोल्टेज और करंट का डिवीजन का मास्टरी हो गई होगी। अभी भी किसी को दिक्कत है बता देगा। दो भागों में 60 वाले में 60 वाले में कर रहा था तो ऐसा लिंक आ रहा था हमारे पास। यहाँ पे ऐसा था 100 था और इधर कितना था, ये 120 और इधर कितना था, ये 120 था, इधर 60 था और करंट कितना आ रहा था, यहाँ से 4 आ रहा था। बताओ कैसे बांटूंगा? इधर बांटना, इन्वर्स रेशियो में बढ़ता। तुम बताओ कैसे बांटूंगा? इधर निकालना, यही तो किया था 2/3, तो 8/3 हो गया। 8 4 में से 8/3 माइनस कर लो तो 4/3 इधर हो जाएगा। ठीक है। ये 120 क्या था? ये 120 नहीं था, क्या था ये? 120 नहीं था, ऐसा था, ये ऐसा था बेसिकली। ये 100 था और 25 था और ये कितना था 100 था। तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ 4/3 आया ना, तो फिर 4/3 को इधर इधर बांट दोगे। 2 बार 3 और बंटवा दिया। यही काम है आगे कैलकुलेटर में भी करना पड़ेगा, तो मास्टरी कर लें आप, तो आसानी पड़ेगी आपको। किसी को अभी भी कन्फ्यूजन चल रहा तो बता देगा, किसी को अभी भी कोई कन्फ्यूजन चल रहा तो बता दे। जल्दी से प्रैक्टिस कर ले मीटर वायर का। ये बोले 5 ओम और 8 ओम, 5 ओम बातचीत नहीं 5 ओम 8 ओम और कितना है गैलोमीटर जो है। बैलेंस पॉइंट कितने पे मिल रहा है? बैलेंस पॉइंट मिल रहा है मीटर वायर का, बैलेंस पॉइंट L1 पे मिल रहा है, बैलेंस पॉइंट L1 पे मिल रहा है, L1 एंड 100 - L1 पे मिल रहा है। समझ आ गई बात? मीटर वायर है, मीटर वायर में बैलेंस पॉइंट मिल रहा है, जो भी दिया हो, बैटरी दिया हो, सर्किट दिया हो पूरा। क्या बोला है कि ये ऐसा है, 5 है, R है,
बैलेंस पॉइंट कितने पे मिल रहा है, L1 पे मिल रहा है। देखिए इधर अब क्या किया जा रहा है, याद होगा ये क्वेश्चन के बारे में कि ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो अननोन रेसिस्टेंस आ रहा है उसको शंटिंग कर दिया इक्वल रेसिस्टेंस से, इसकी शंटिंग कर दिया किससे, इक्वल रेसिस्टेंस से, तो न्यू बैलेंस पॉइंट 1.6 पे से शिफ्ट हो जाता है। शंटिंग कर दिया इससे, इसको शंटिंग कर दिया R से, तो अब बैलेंस पॉइंट कहाँ चला जाता है, 1.6 L1। तो यहाँ भी क्या कर लेंगे 100 माइनस 1.6 L1, तो L1 की वैल्यू निकालना और रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालना। जल्दी जल्दी कर ले, कैलकुलेशन ही करना है, प्रैक्टिस करने। 15 ओम आएगा, 15 या 25 सारा बताएंगे। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? 2 इक्वेशन बनाने के सवाल आते, सीधा बोल दिया गया था आपको कि मीटर बायर में तो बैलेंस ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगता है। हाँ, बैलेंस ब्रिज में तो क्या होता है, तो 5/L1 इक्वल टू R बटे 100 माइनस L1, एक इक्वेशन बन जाएगा। 5/L1 इक्वल टू R बटे 100 माइनस L1। वन इक्वेशन विल बी 5/L1 इक्वल टू R बटे 100 माइनस L1। 23 हाथ चलाएगा लोग। फाइव बाई L1 इक्वल टू R बटे 100 माइनस L1, एक इक्वेशन आएगा। दूसरी बार क्या आ जाएगा, 5/1.6 L1 इक्वल टू R बटे 2 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1। अब दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या कट जाएगा, तो R कट जाएगा, तो L1 की वैल्यू आ जाएगी। L1 25 सेंटीमीटर आ रहा है या 15 आ रहा है, L1 भी निकालना है, रेसिस्टेंस भी निकालना। कैलकुलेशन 2 इक्वेशन को सोल्व आउट करना है। तो L1 की वैल्यू 25 आ गया, तो R की वैल्यू निकाल लें। L1 की वैल्यू 25 हो गया, तो यहाँ पे 25 रख दोगे, तो ये 25 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये 25 और 75, तो 25 में तो 5 ओम है, तो 75 में 15 ओम हो जाएगा। तो R की वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। यूनिटरी मेथड का काम कर रहे हैं। 2 इक्वेशन बना के सोल्व करना होता है ऐसा आपको मीटर बायर में, मीटर ब्रिज अननोन रेसिस्टेंस को निकालने के लिए यूज करते हैं ऐसा शंटिंग वंटिंग करके। तो आपको डिजाइन करते हैं क्वेश्चंस, तो 2 इक्वेशन ऐसे क्रिएट करना होता है। दोनों को डिवाइड कर लिया होगा लोगों ने, L1 को एक तरफ कर लें, मौसम तो अच्छा कर दिएगा, मौसम तो अच्छा हो गया। एक ही दिन ठंड पड़ी थी, कल और आज तो धूप निकल गया, तो बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। 7 बजे क्लास कर दिया जाएगा, इतने बजे तक तो इतना ही रहेगा। हाँ, जितने बजे तक होता उतने बजे तक ही है। मतलब कुछ बीच बीच में कुछ ऐसा है, मतलब कुछ चमत्कारी काम करेंगे तो आपका रिजल्ट भी चमत्कारी आएगा। मतलब देखिए, रिजल्ट अच्छे आने का मतलब पढ़ना ही पड़ता, पढ़ने से ही अच्छा रिजल्ट होता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं होता। पढ़ना आपको, पढ़ाना हमें कुछ। अगर आप लंबा, आपको पता होना चाहिए कि कुछ बड़ा काम करने के लिए कुछ लंबा शॉट खेलना पड़ता है। अगर हाँ, L1 की वैल्यू 25 सेंटीमीटर और कैपिटल R की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। नहीं नहीं नहीं, बस ये वाला 16/, नहीं वो ऐड ही करना है। हाँ, ऐड ही करना है। आते हैं उस पर भी, उसमें कुछ लोग कन्फ्यूजन आ रहा है। ऊपर देख लेंगे यहाँ पे, ये कितना लिख रहे हैं, 5/L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक पहला इक्वेशन 5/L1 इक्वल टू R बटे 100 माइनस L1। 5/L1 इक्वल टू R बटे, एक इक्वेशन यहाँ से बन गया। दूसरी बारी में शंटिंग कर दिया तो 5/1.6 L1। मतलब डेली नहीं, कुछ पार्टिकुलर डे के लिए ना ऐसा, तो आप प्रैक्टिस करेंगे। एक आध दिन लंबा पढ़ दिया तो उसका आनंद लेने की कोशिश करें, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में भी क्या करना होता है आपको, 3-4 घंटे तो बैठना पड़ता ना।
एग्जामिनेशन डे में भी 4-5 घंटे का पेन लेना पड़ता। मतलब पहले अगर 2 बजे सबका एग्जाम है तो 2 घंटे पहले सबको तो रनवे पे लग जाना होता, और जब एग्जामिनेशन का तो ख़त्म होने के बाद 1 घंटे बाद तक एनर्जी को मेंटेन रखना पड़ता। मतलब अगर 5:30 बजे एग्जाम खत्म हुआ तो 5:30 बजे तक तो रखना ही होता ना। ऐसे थोड़ी कि 5:30 बजे हाँफ रहे हैं, मतलब 5:30 बजे तक फुल एनर्जी में रहना होगा आपको। इसका मतलब कम से कम आगे 1 घंटे तक का एनर्जी आपके अंदर स्टोर होनी चाहिए, तब तक वहाँ पे फुल एनर्जी पे रहेंगे। ऐसे नहीं कि हम किसी तरह से काम खींच रहे हैं कि ख़त्म कर दें किसी तरह से। तो एटलीस्ट 4-5 घंटे का तो उस दिन भी तो आपका शॉट रखना पड़ता रेडी। तो उसकी तैयारी पहले होती है कि एक बार आप पहले लगा के रखेंगे तो आपको आसान पड़ेगा वहाँ पे। एक बार लंबा शॉट पहले मारे रहेंगे तो आसान पड़ता है, क्योंकि पहले पता होगा बड़ा बल्लेबाज बनने के लिए क्या करना पड़ता है, एक आग कोई बड़ी इनिंग खेलनी पड़ती है। जब तक बड़ा इनिंग नहीं खेलोगे तब तक बड़े बल्लेबाज नहीं बन सकते, समझ आई बात नहीं। हाँ, नाम नहीं होगा तब तक। जब तक बड़े शॉट नहीं खेलोगे तब तक, बड़े लंबा इनिंग नहीं खेलोगे तब तक नाम नहीं होगा। क्योंकि डेफिनेटली जब लंबा शॉट खेलोगे ना तभी जो है तुम्हारे पास जो है कि लोग, तुम पिच पे रहोगे तो लोग पहचानना शुरू करेंगे। अदरवाइज आया और गया में कोई मतलब नहीं होता। सी ऊपर देख लेंगे, आपकी मर्जी है। मैं तो बोल रहा हूँ कि आपके तो ट्रेनिंग के लिए ऐसा होगा कि ऑलमोस्ट जो है जो काम हम लोग लास्ट में जाके करते हैं वो अभी कर लें तो बढ़िया रहेगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, अभी तो ओपिनियन ले लूँगा, सब लोग तैयार होंगे तब ना। ऐसा नहीं कि फिर फ़ोन आना शुरू हो जाए। ये कितना होगा 5/11 और ऊपर क्या करें 1.6 ऊपर डाल देंगे। ऊपर 1.6 से 11 और नीचे कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो कैंसिल 1 से होगा कितना 1.6 बन जाएगा इधर 1.6 और ये आर कट गया, ऊपर कितना चला जाएगा 2 टाइम्स 100 माइनस 1.6 L1। आपको बताया था कि ये बहुत सा इतिहास हो गया। वो तो बहुत पहले जो है तो क्या तो बताया था कि रात में 10 बजे क्लासेस स्टार्ट होती थी, सुबह 4 बजे तक चलती थी। तो बताया था उस समय। हाँ हाँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ ऐसा हुआ था कभी, डरा नहीं रहा। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा हुआ था। तो उस साल लोगों का जितने भी बच्चे वो बैच में पढ़ रहे थे, आईटी की क्लास थी, जितने बच्चे थे सभी आईटी दिल्ली पहुंच गए थे। मतलब जो कमजोर से कमजोर थे, जो कमजोर से कमजोर थे उनके वो जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि आईटी दिल्ली में मैं पढ़ूंगा, वो पहुंच गए थे। तो कुछ बड़ा करने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। सी ऊपर देखेंगे कितना हो गया 0.8 हो गया। 100 से गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा ये हमारा 80 माइनस 0.8 L1 इक्वल टू 100 माइनस 1.6 L1। ये आश्चर्यजनक थोड़ी होता है। यही आप दिल्ली में रहते हैं ना, दिल्ली में रहते तो ये काम जो है आपको आश्चर्यजनक लग रहा है। कोटा में तो 6 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती है, 5:30 बजे से भी शुरू हो जाती है। तो आपको 7 बजे का तो अनाउंस करा है। वहां में बगल में जाना और यहाँ पे 5 किलोमीटर बराबर है। यहाँ पे फैसिलिटी है ना, यहाँ पे मेट्रो चलती है, वहाँ मेट्रो नहीं चलती है। चलिए यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे आएंगे। क्या है हमारे पास 0.8 L1 इक्वल टू कितना 20। L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 200/8 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया ये? अब वापस इसमें डाल देंगे, देख लेंगे यहाँ पे आ जाएंगे वापस। ये 25 आ गया, 25 आ गया तो कितना बन जाएगा? तो 5/25 5/25 इक्वल टू 5/25 इक्वल टू R/75। कटवट लगा देंगे, जैसे भी कट लगा देंगे। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 15 आ जाएगी। 1 मिनट ये क्वेश्चन में देख लेंगे। यहाँ पे जो है ये वैल्यू के बारे में देख लेंगे। ये कितना आ रहा था हमारे पास? ये अमीटर की रीडिंग निकालनी थी। ये करंट यहाँ से आएगा ऊपर से, ये इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा। तो ये सभी करंट्स क्या हो जाएंगे फिर यहाँ पे ऐड होकर के इसकी रीडिंग बताएंगे आप। ये 16/15 आ रहा है, इधर से कुछ ये इधर वाले करंट भी 8/3 और ये वाले कुछ आ रहे होंगे। ये सभी लोग यहाँ से पास करेंगे। यहाँ पे रीडिंग बताना होगा तो ये ऐड कर देंगे सभी लोगों को। ये वाला करंट, ये वाला करंट, ये वाला करंट, यहाँ पे रीडिंग पूछा जा रहा है। जंक्शन नियम फिर से लगेगा। ये वाला करंट इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा। ये सभी लोग यहाँ से पास करेंगे। अगर यहाँ पे अमीटर लगाया हो तो तब कितना आंसर होता है? तो 16/15। यहाँ पे अमीटर होता तब 16/15 होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है
तो ये वाला इधर से आया, ये वाला इधर से आया, ये वाला इधर से आया, सबको क्या कर देंगे आप? ऐड ऑन कर देंगे। सबको क्या कर देंगे आप? ऐड ऑन कर देंगे। किसी को कन्फ्यूजन चल रही तो बता देगा। हाँ, जो भी आएगा तो ऐड करना है, तो जंक्शन नियम आपने मैनेज कर लोगे। जल्दी से एक देख लें, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल रहे होंगे सी, जहाँ पे कुछ जगहों पे क्या लगाया हुआ होगा, ऊपर देखेंगे बातचीत नहीं, बातचीत नहीं, बातचीत नहीं, फिजिक्स का आनंद ले, बातचीत का आनंद लेने। कुछ जगह पे देख लोगे, इधर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आपको सर्किट में मिल रहे होंगे, जहाँ पे क्या रहता है, ये लगाया हुआ, जहाँ पे ऐसा जो है रेसिस्टेंस के साथ कैपेसिटर लगाया रहता है। देख लेंगे, चार्ज के बारे में होता है, बट यहाँ पे भी मिलते हैं, कैपेसिटर में भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। फिलहाल जब यहाँ पे मिलेगा तो ये इंश्योर करोगे। कैपेसिटर मिलता तो वहाँ पे 2 बिहेवियर पढ़ाऊंगा। कैपेसिटर में हम लोग 3 बिहेवियर पढ़ेंगे जाकर के, एक किसी टाइम टी पे, और एक जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, स्विच को क्लोज करने के जस्ट आफ्टर। जब भी कैपेसिटर या इंडक्टर लगाया रहता है तो यहाँ पे एक ऐसे की भी लगाया रहता है, और इसको जब भी क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होते थे क्या करते, इसको जस्ट क्लोज करने के बाद, एक जस्ट क्लोज करने के बाद, और एक बीच में किसी टाइम टी पे, और एक क्या करना, तो स्टेडी स्टेट में लॉन्ग टाइम आफ्टर, या कुछ बोलेगा ही नहीं, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, स्टेडी स्टेट में काम कर रहे हैं। कैपेसिटर के कितने बिहेवियर पढ़ेंगे, समझ नहीं आई बात। जैसे जिंदगी में भी 3 तरह का बिहेवियर होता है। एक बिहेवियर होता है जस्ट आफ्टर मैरिज, जस्ट आफ्टर मैरिज एक बिहेवियर होता है, और एक बीच में वो चलता है। बीच वाला बिहेवियर आपको पता ही है, क्या बोलते हैं कि कुछ ऐसा बोला जाता है। हाँ, मतलब 20 से आपकी शादी अगर 25 में हो गई तो बीच वाला क्या 40 पे एक फेज आता है, 40 पे एक फेज आता है, और एक लॉन्ग टाइम आफ्टर। बताओ, जब आप दोनों लोग किसने का सेंचुरी मार चुके हैं, दोनों लोग कैसे क्या मार चुके हैं, लॉन्ग टाइम आफ्टर। तो लॉन्ग टाइम आफ्टर क्या, तो किसी को किसी से मतलब ही नहीं रहता। स्टेडी स्टेट में क्या कर देंगे, कैपेसिटर को खोल देंगे। क्या बोलते हैं, मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे जो करंट वाला चैप्टर में अगर ये क्वेश्चन मिलते हैं तो यूजुअली क्या दिए रहते हैं, तो कुछ नहीं लिखा रहता। बोलता है कि इसमें कैपेसिटर में चार्ज निकालो, या कैपेसिटर में एनर्जी स्टोरेज निकालो, या कैपेसिटर के तो टर्मिनल्स का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। ऐसी बातें पूछी जाती है। क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपको मिला होगा, कैपेसिटर लगाया रहता है, तो कुछ नहीं लिखा रहा हुआ तो क्या मानते हैं हम लोग, स्टेडी स्टेट में काम करना। लॉन्ग टाइम आफ्टर, कितने टाइम बाद है, तो लॉन्ग टाइम आफ्टर में तो क्या यूज करते हैं प्रॉपर्टी, तो कैपेसिटर को ओपन कर देते हैं। बोलते हैं कि लॉन्ग टाइम में क्या होता है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। लॉन्ग टाइम के बाद कैपेसिटर क्या हो जाता है, तो कैपेसिटर को क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। आगे इस बिहेवियर को प्रूव कर दूंगा जब कैपेसिटर पढ़ाऊंगा। अदरवाइज फिलहाल जो है तो यहाँ पे इतना याद रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस मिल रहा होंगे तो ये बिहेवियर पूछा जाता है। कैपेसिटर वाला बिहेवियर जब पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे t=0 पे भी बिहेवियर डिस्कशन करना होता है, टाइम टी पे भी करना होता है, और स्टेडी स्टेट में भी करना होता है। समझ आई बात नहीं आई। तो यहाँ पे कौन सा बिहेवियर पढ़ रहे हैं, स्टेडी स्टेट में कुछ नहीं बोला गया, मतलब क्या समझते हैं, तो स्टेडी स्टेट में देखोगे हटा देते हैं, हटा करके बेचते नहीं है, वहाँ पे रहता ही लगा हुआ, बट क्या होता ही है, ओपन सर्किट जैसा काम करता रहता है यहीं पे लगा हुआ, बट तो करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब ऐसा कर देंगे। कैपेसिटर के इंड्स का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान ले, ए एंड बी मान ले, ऊपर देखता रहेगा। कैपेसिटर के इंड्स के टीपीडी कितना मान लें, कैपेसिटर के इंड्स का नाम दें ए एंड बी, तो डेट लिए ऊपर देखेंगे लोग ए एंड बी है, ये हट गया, ऐसा ओपन कर देंगे तो इस वाला ब्रांच में करंट क्या जाएगा, नहीं जाएगा। इस वाला ब्रांच में करंट है, तो बहुत आसान काम हो गया। ये वोल्टेज भी जो है, ये वोल्टेज भी है, और ये किसमें हो गया आपस में। तो अगर सर्किट में करंट पूछा जाएगा तो कितना, यहाँ पे 0 है। सर्किट में करंट पूछेगा I=V/3R कर दोगे, खत्म हो गया, I=V/3R। ठीक है यहाँ तक। और दूसरी बार में तो हमें क्या करना है, कैपेसिटर में वोल्टेज निकालना। तो कैपेसिटर में वोल्टेज निकालना, ए और बी में निकालना। तो ए और बी में वही होगा जो यहाँ पे होगा, ऐसे घूमते हुए मेजर कर लेंगे, या तो ऐसे घूमते हुए मेजर कर लेंगे, या ऐसे घूमते हुए मेजर कर लें, क्योंकि हम जानते हैं कि तो पोटेंशियल डिफरेंस किससे इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता है। किससे इंडिपेंडेंट हो जाता है, पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता है। इधर ऐसे निकाल लें, देखता रहेगा VA-VB, VA-VB, एक तरफ VA-VB लिख दो, दूसरी तरफ I/R लिख दो, I निकाल चुके V/3R, V/3R इंटू 2R, तो 2V/3 आ जाएगा। या तो ऐसा कर, या अगर होशियार लोग सोच रहे हो कि मैं वोल्टेज को डिवाइड कर लूँगा,
ये वोल्टेज भी है, ये दोनों आपस में किस में है, तो किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 1:2 रेशियो में। मतलब ये कितना खाएगा, 2/3, तो 2v/3, तो 2v/3 खाएगा। तो मतलब बोलना चाहता है ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस इसी कारण आ रहा है। तो ये ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2v/3 हो जाएगा। तो आइदर वे में कर लें, या तो करंट निकालने सर्किट में और VA - VB = क्या कर लें, IR कर लें, या डायरेक्ट वोल्टेज जो दिख रहा है दोनों R एंड 2R किस में है, सीरीज में। तो डायरेक्ट वोल्टेज का क्या कर दें आप, तो बंटवारा कर दें, डायरेक्ट वोल्टेज का बंटवारा 1:2 में कर दें, तो 2/3 भी आ जाएगा। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा, 2v/3 कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर में कैपेसिटर के इंड्स का क्रॉस, ये कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना दिया हुआ, C दिया हुआ, तो क्या कर देंगे, तो VA - VB पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर विल बी ट्वाइस V/3, ट्वाइस V/3। किसी को दिक्कत है बता देगा। अगर B - A करना होगा तो माइनस में कर लो, क्योंकि अभी A हायर पे है या लोअर पे है, ये हायर पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से A का पोटेंशियल जितना यहाँ पे जो होगा यहीं पे, यहाँ पे उतना ही होगा। करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो ये हायर पे है और इधर वाला क्या हमारा, तो VA - VB पॉजिटिव में आंसर देंगे। और उल्टा पूछा VB - VA पूछता तो क्या देंगे आप, माइनस में आंसर देंगे। किसी को कन्फ्यूजन चल रही तो बता देगा। तो बोलेगा कि कैपेसिटर पे चार्ज निकालो, तो Q = CV तुमने सुना होगा तुमने, Q की वैल्यू किसके बराबर होती है, C × V, तो C × V की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस V/3। और एनर्जी स्टोर्ड के बारे में सुना होगा कि CV²/2, वोल्टेज निकाल लिया, एनर्जी स्टोर्ड C/2 × V², डैट विल बी 2v/3 का स्क्वायर कर लोगे, तो ऐसे पूछे जाते हैं। फंडा यही होता है, फंडा यही होता है। क्या करो तुम, तो कैपेसिटर को ओपन कर दो, कैपेसिटर को क्या कर दें आप, ओपन सर्किट में डाल करके तो निकाल लें। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। CV²/2, C वोल्टेज कैपेसिटर का क्रॉस कितना आ गया, 2v/3 आ गया, कितना आ गया, 2v/। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। तो ये टाइप के क्वेश्चंस भी मिलते हैं, तो इसमें और काफ़ी तो क्वेश्चंस हम लोग उठाएंगे। कैपेसिटर वाले एलिमेंट, कैपेसिटर एक ही लगाया हुआ, हम लोग आगे चल के जब कैपेसिटर करेंगे तो वहाँ पे और भी इसके एग्जांपल्स उठाएंगे, बट फिलहाल इससे आपका निकल जाएगा क्वेश्चन जो सर्किट में दिए रहते हैं। बाकी जल्दी से एक इसके बारे में आइडेंटिफाई कर लें, एक ऐसा क्वेश्चन भी कुछ जगह पे दिया रहता है जो काफ़ी लोगों से हो नहीं रहा है, जल्दी जल्दी पता कर लेगा। ए और बी में बता देगा, ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता देगा। हाँ जी, ए और बी के बीच में वोल्टेज कितना आ गया, तो डैट विल 2v/3, वोल्टेज भी जो है तो 1:2 रेशियो में बांट दोगे। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे, तो ग्रेविटेशन। समझ आई बात नहीं है। और ग्रेविटेशन पढ़ने के बाद सॉलिड और फ्लूइड कर देंगे। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैट ही तो बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट ही तो बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाऊंगा, उसके बाद ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जो है तो जल्दी इसके बारे में बता दें, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। ए और बी में निकालना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या करते थे, ये दोनों काट देंगे। ये बताना चाहिए फंडा ये है कि जब ये इसके बारे में मेंशन नहीं किया, हमें ए और बी में निकालना, इधर जो है करंट नहीं जाता, ओपन सर्किट है, तो ये काट देंगे, खत्म हो गया बात। ये क्या कर दिया आपने, कट आउट कर दिया। ये कट आउट कर दिया, तो ये 3 लोग किस में हो गए हमारे, ये 3 लोग किस में हो गया, तो सीरीज में, तो 3 हो गया, और 3 and 1 तो 3/4, 3/4 + 1 + 1, तो डैट विल 3/4 + 1 + 1, ये 3/4 + 1 + 1, डैट विल 11/। अगर R रहेगा तो कितना कर देंगे, लास्ट में R से मैग्नीफाई कर देंगे। किसी को दिक्कत बता देगा। तो इसी क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे बता दें आप। अब ऐसा ए और बी ऐसा दिया हुआ, होशियार लोग का आंसर आ जाना चाहिए। ए और बी ऐसा दिया हुआ, अब आंसर 3R हो जाएगा। अब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3R हो जाएगा। आप बोलेंगे ये दोनों बेकार जाएगा, ये दोनों बेकार जाएगा, तब क्या होगा, तो इसका R होता, बच्चा को पता हो चुका, जिसका क्या था तो डैट भी R। साहब आपको पता है ना R होता है, ये कैसे हो जाता है, ये
ये 2r और ये 2r 2r पैरेलल में r जो r प्लस r प्लस r, डेट विल थ्राइस r, डेट विल। काफ़ी लोग से तो 10 ओम देखो, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ तो जल्दी आंसर बता दोगे। 10 ओम ऐसा दिया हुआ, ए और बी में निकालना तो 30 हो जाएगा। 10 ओम देकर दिया तो क्या बताएंगे आंसर, ये दोनों काट देंगे और 30 ओम आ जाएगा आंसर। तो ऐसा कर देंगे, हेडिंग डाल देंगे, इलेक्ट्रोसाइट डाल देंगे। क्या लिखा जा रहा है, चार्ज या ट्रेस स्टडी करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं हम लोग, चार्ज या ट्रेस्ट। क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ऑल अबाउट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर एडिशन करेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोस्टैट में जो हमें बार बार इस्तेमाल होगा, तो उसके बारे में देख लें आप। दैट विल बी, तो दैट विल ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन एग्जाम में, तो यही क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे। क्वेश्चन जो कुछ पॉइंट बोल दे रहा हूँ उतना ही से निकल जाएंगे। तो एस फॉर क्या लिखा हुआ, चार्ज की प्रॉपर्टीज लिखा हुआ। एस फॉर स्केलर लिखा हुआ। चार्ज क्या होता है, स्केलर होता है। क्लियर बात है। और जो भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होंगे वो क्या होता है, एडिटिव भी होते हैं। क्या होंगे वो, ए फॉर एडिटिव, एस फॉर स्केलर, ए फॉर एडिटिव। एंड जितना प्रॉपर्टीज आपको अभी मेंशन करता रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन तो वहीं से आ जाएंगे। बट हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, बट क्वेश्चन जो है तो ए फॉर एडिटिव सुन लिया होगा लोगों ने, मतलब चार्जेज ऐड किए जाएंगे। चार्जेज प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं, और तो न्यूट्रल भी होता है, मतलब जीरो भी चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और सुना होगा कि चार्ज एडिटिव होंगे तो साथ में क्या होता है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी होता है। अगर एक सिंगल सेंटेंस याद रख लो कि चार्ज कंजर्व होता है तो 60% इलेक्ट्रोसाइट खत्म हो जाता है। एक सिंगल सेंटेंस, चार्ज क्या होता है यहाँ पे, चार्ज कंजर्व होता है। तो चार्ज स्केलर है, चार्ज एडिटिव है। साथ में क्या बोल देगा, एडिटिव का मतलब ही क्या बताएंगे, तो कंजर्व है। 20 कूलम और -20 कूलम कितना हो जाएगा, तो 0। और 20 कूलम और -10 कूलम तो डेट विल प्लस 10 कूलम, और -20 कूलम प्लस 10 कूलम। समझ आ गया होगा ऐसा। तो के फॉर तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो के रिप्रेजेंट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के रिप्रेजेंट किसको करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के रिप्रेजेंट करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। और ये वैल्यू होती क्या हमारी, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती क्या, तो डेट विल, तो के की वैल्यू क्या होती है हमारी, तो हाँ जी वैल्यू बता रहे हैं। के की वैल्यू मतलब के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। परमिटिविटी का टर्म्स में डिफाइन करते हैं। मीडियम की परमिटिविटी और एयर की परमिटिविटी का रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग, तो डेट विल रिलेटिव परमिबिलिटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे आप, के। कंडक्टर के लिए या मेटल के लिए इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कंडक्टर या मेटल के लिए कितनी होती है, इन्फिनाइट। और एयर के लिए कितना होता है, 1 होता है। एयर के लिए कितना होता है, 1 होता है। तो के की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में एग्जिस्ट करता है, ये बाउंड्री क्वेश्चंस पे आते हैं। ये 1 से इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करता है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। एप्सिलॉन 0 एयर की परमिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू बच्चा बोलता है 8.85 × 10⁻12 MKS यूनिट में। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू जब जरूरत पड़ेगी। और 1/4 पर एप्सिलॉन 0 के बारे में तुम जानते ही हो, MKS यूनिट में 9 × 10 +9 या -9, +9 आता है। इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है। यही कांस्टेंट किसमें, ग्रेविटेशन में। तो 10⁻−11 के ऑर्डर में जाता है वो। जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 × 10⁻−11 Gm1m2/r²। वहाँ फोर्स होता है ना एक, और यहाँ पे भी फोर्स लिखूंगा के Q1Q2/r², या 1/4 पर एप्सिलॉन 0 Q1Q2/r²। तो बोलते हैं चूंकि वहाँ जी की वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है हमारा, तो कमजोर होता है। और ये वाला फोर्स में 9 × 10⁻9 है, इसलिए क्या बोलेंगे इसे, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है। मास को नहीं मारता, बट करंट मारता है ना तुम्हें। हाँ, एप्सिलॉन को रिलेटिव परमिटिविटी, ये एप्सिलॉन क्या है, तो परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी। एप्सिलॉन 0 क्या, एयर की परमिटिविटी। ये मीडियम ऊपर वाला मीडियम की है, जो भी मीडियम होगा। पानी की परमिटिविटी अलग होगा, हवा की अलग होगा, और भी किसी, तो कोई भी मीडियम ले लो उसका अलग होगा।
परमिटिविटी ऑफ मीडियम में एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये क्या हमारा परमिटिविटी ऑफ एयर। इसकी वैल्यू पता होता है नीचे वाली की। हमें पता क्या क्या होता है, हमें पता होता है एयर का पता होता है और के पता होता है। एयर का पता होता है और क्या पता होता है हमें, के पता होता है। तो किसी मीडियम का तो परमिटिविटी निकालना तो पता चल जाएगा वहाँ से, के इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन जीरो। क्लियर हो। मेटल या कंडक्टर के लिए के की वैल्यू क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी। मेटल या कंडक्टर के लिए हाँ परमिबिलिटी और परमिटिविटी में तो परमिबिलिटी मैग्नेटिज्म में आता है। बोलते हैं कि जो मैग्नेट का बिहेवियर जो एयर के साथ होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, परमिबिलिटी के साथ। और चार्ज का बिहेवियर तो सराउंडिंग के साथ होता है उसको किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, परमिटिविटी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मास का बिहेवियर जो तो सराउंडिंग से होता है तो उसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। समझ आई बात नहीं है। बिहेवियर है जो तुम टच करते हो ना, तुम्हें फीलिंग आती है कि गर्म ठंडा या और भी तो मीठा और खट्टा, तो ऐसे तो मतलब चार्जेज का भी अपना क्या होता है, तो चार्जेज का बिहेवियर किससे पता चलता है, एयर के साथ बिहेवियर यहाँ से पता चलेगा और मीडियम के साथ वहाँ से बिहेवियर पता चलेगा। परमिटिविटी के इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिलहाल इतना याद रखेंगे, आगे फिर से क्या आएगा उसके बारे में देखेंगे, बाकी ई के बारे में देख लेंगे। यहाँ पे ये याद रख लेंगे, देखिए ई क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई क्या हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज रेस्ट में क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन तो जानते होंगे, 9th क्लास में आपने पढ़ा, 10th में, तो क्यू बटे आर स्क्वायर। और डायरेक्शन में लोगों को कन्फ्यूजन चलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए तो मैग्नीट्यूड वाली पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए क्यू बटे आर स्क्वायर। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो मैग्नीट्यूड कितना, क्यू बटे आर स्क्वायर। अगर निगेटिव पॉइंट चार्ज है तो भी कितना, क्यू बटे आर स्क्वायर ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये जनरल नॉलेज तुम्हें बोले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बताओ डेफिनेशन बताओ, ध्यान से सुन लोगे, पूरी लाइफ याद रह जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन या मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनेशन या किसका डिफिनेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड का डिफिनेशन। एकदम सिंपल सा सेंटेंस आता है डिफिनेशन का, किसी भी किताब में आपको यही मिलेगा और है भी यही। ईच चार्ज, एवरी चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ईच चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ एंड व्हेन, तो न्यू चार्ज, और न्यू चार्ज को क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, इज ब्राउट इन द फील्ड विल एक्सपीरियंस फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेजरमेंट करते थे इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, या क्या बोलते थे, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग, मैथमेटिकली ये बोलते हैं डिफिनेशन, फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और लैंग्वेज वाला डिफिनेशन क्या है, हर एक चार्ज अपने आसपास में क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज। वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड का डिफिनेशन पूछेगा तो क्या बताओगे, हर एक मास अपने सराउंडिंग में क्या बनाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। हर एक मास अपने सराउंडिंग में क्या बनाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। और उस ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए तो फिर से क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास से डिफाइन करेंगे। कुछ समझ नहीं आई बात। हर एक मास अपने आसपास क्या बनाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। और उस फील्ड में कोई नया मास को ले जाएंगे तो क्या वह एक्सपीरियंस करेगा, एग्जाम्पल कोई देगा, ये कि हर एक मास चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है और उसमें कोई नया मास को ले जाएंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उसका एग्जाम्पल यही है, ये एग्जाम्पल ही है। ये एग्जाम्पल है कि अर्थ जो है तो अर्थ पे मास है नहीं है, तो अर्थ ने चारों तरफ क्या बना रखा है, ग्रेविटेशनल फील्ड बना रखा है। और उस फील्ड में तुम हो या हम हैं या ये क्या है, तो नया मास है। तो इस पर क्या कर रहा है अर्थ, तो फोर्स लगा रहा। जब इस फील्ड में ले गया तो ये अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में तो इसे फोर्स लगेगा लेगा, जैसे छोड़ेंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो एग्जाम्पल हो गया आपके सामने। यही बोल रहा हूँ कि ऐसे ही क्या होता है, तो जहाँ पे चार्ज रहेगा तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। और उसमें एक नए चार्ज को ले जाएंगे तो क्या लग जाएगा, उस पर फोर्स लग जाएगा। और उस फोर्स को कैसे मेजर करेंगे फिर से, तो यहाँ पे क्यू से तो डिवाइड करके मेजर कर लेंगे। समझ आई बात नहीं आई। तो वैसे मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफाइन करते हैं। हर एक करंट करिंग कंडक्टर अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी दूसरे करंट को ले जाओगे तो क्या एक्सपीरियंस करेगा वो, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। समझ आई बात नहीं है। मतलब तुम्हें ये मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में खेलने के लिए आए हो, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में तुम्हें खेलने के लिए भेजा गया है।
समझ आई बात नहीं? या तुमको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से खेलो या अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड तुमसे खेलेगा। आइदर वे में ई इज इक्वल टू कितना एफ बाई एम, ये ग्रेविटेशनल फील्ड का डिफिनेशन तक फिलहाल जो है ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ये बोथ वे में यूज करेंगे। एफ इज इक्वल टू क्यू ई मोस्टली जगहों पे किस फॉर्मेट में चलेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, बोथ वे में यूज करेंगे। क्या बोला गया ई, वहां पे ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड था। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या बता दिया आपने, दो तरह का केस होगा, एक तो पॉइंट चार्ज होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जब चर्चा होगी तो कितने तरह की बातें होंगी, एक पॉइंट चार्ज की बातें होगी, और कुछ कंटिन्यूअस सब्जेक्ट होंगे वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। कुछ कंटिन्यूअस सब्जेक्ट होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। तो एक गेम वहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया हमने, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ऐसा आ गया हमारे पास पॉइंट चार्ज के लिए। तो अगर ये पॉइंट चार्ज ऐसा हमारा देखेगा इधर पॉइंट चार्ज प्लस में है, तो यहाँ पे जो फील्ड बनेगा तो या तो क्या लिखे थे क्यू बाई, तो आर स्क्वायर इंटू 1/4πε0 या 1/4πε0 को केस रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे पूरे टॉपिक में किस रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंश्योर करेंगे कि ये जो के है और जो पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा दोनों अलग अलग है। यहाँ पे के किसको लिखा गया, 1/4πε0 को कैपिटल के लिखा गया, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग केस था। फिजिक्स में काफ़ी जगहों पे तो सेम अल्फ़ाबेट से वेरियस इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे के किसके लिए है, 9 × 10⁻9 के लिए, और जो पहले के लिखा था ε/ε0 वो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहाँ पे था। दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ये डायरेक्ट कैपिटल के की वैल्यू यहाँ पे 9 × 10⁻9 यूज करेंगे। समझ आई बात नहीं है? 1/4πε0 को लिखते हैं के क्यू बटे आर, उसको ध्यान सुन लोगे। ये डायरेक्शन में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन आती है, और अगर लाइक 50-60% के क्वेश्चंस में तो सिर्फ डायरेक्शन पे क्वेश्चंस का एलिमिनेशन हो जाता है। डायरेक्शन पे क्वेश्चंस का एलिमिनेशन हो जाता है। ये क्या है, प्लस चार्ज है, इस पॉइंट पे क्या निकालना, फील्ड निकालना। एक ही चार्ज है तो ये अपने यहाँ क्या बनाएगा, फील्ड बनाएगा। अगर पॉजिटिव है तो देख ध्यान से देखोगे, एक क्या होता है चार्ज होता है, दूसरा क्या होता है पॉइंट होता है। एक क्या होता है हमारा, और उसके कारण इस पॉइंट पे पढ़ना होगा कि फील्ड का मैग्नीट्यूड ऐसा लिख दोगे। और डायरेक्शन के लिए तो जो चार्ज है और पॉइंट है उसको ज्वाइन कर दोगे। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन लाइन ज्वाइनिंग से दूर होगा। डायरेक्शन क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग। ये इसको ज्वाइन किया तो ये पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन, फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो लाइन ज्वाइनिंग से किधर होगा, तो लाइन ज्वाइनिंग से अबे होगा। इन दोनों को ज्वाइन करा ना तो अबे डायरेक्शन ऐसा दिखा होगा ना। और अगर ये निगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड का डायरेक्शन किधर, दोनों को पहले ज्वाइन करोगे चार्ज को और पॉइंट को, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग, अवे फ्रॉम द। और निगेटिव चार्ज के लिए तो फिर से इन दोनों को ज्वाइन करोगे जिस पॉइंट पे स्टडी करना, और टुवर्ड्स द चार्ज दिखा दोगे। ये मोस्टली लोगों को डायरेक्शन में तो दिक्कत आती है, क्योंकि बता दिया कि फील्ड वाले जो केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों ही केस में तो डायरेक्शन ज़्यादा रोल प्ले करता है। 60-70% क्वेश्चन में डायरेक्शन से एलिमिनेशन हो जाता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड आदमी घिस करके याद कर लेता है के क्यू बटे आर स्क्वायर होता ही है। और आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो सिंगल चार्ज है तो सिंगल के लिए निकालेंगे, अगर मल्टीपल चार्ज होंगे तो सभी के लिए उस पॉइंट पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे और उनका वेक्टर सुपरपोजिशन कर दोगे। वेक्टर सुपरपोजिशन में तो वेक्टर मेथड से ऐड कर दोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको फॉलो करते हैं, तो वेक्टर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वेक्टर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या था, वेक्टर मेथड से ऐड करने का काम करेंगे। एक चार्ज फील्ड बनाता है, दूसरा भी फील्ड बनाएगा, तीसरा भी फील्ड बनाएगा, सबके लिए निकाल के क्या कर देंगे आप, वेक्टर मेथड से ऐड कर देंगे। किसी को दिक्कत चल रही है बता देगा, डायरेक्शन इंश्योर कर लेंगे आप। फुटबॉल रहता तो क्या करते हैं, फुटबॉल को गोद में लेते हैं या किक मारते हैं, तो किक मारते हैं। तो वैसे ये क्या है, तो ये चार्ज है और इस पॉइंट पे फील्ड निकालना, तो क्या करेंगे आप, पॉजिटिव है तो किक मार देंगे, और निगेटिव है तो ऐसा कर लेंगे। बच्चा रहेगा तो किक मारेंगे, गोद लेंगे, तो गोद लेंगे आप उसे। मतलब खेलने के लिए। अरे कोई भी बच्चा रहता है उसको कोई भी गेम गोद में उठा लेता है, बच्चे प्यारे होते हैं, बस जब मतलब हल्का होना चाहिए बस। एक प्लस चार्ज लाइन ज्वाइनिंग से दूर जाएगा और माइनस चार्ज क्या होगा हमारा, और मल्टीपल रहेंगे। ध्यान देगा, ऊपर देगा, सवाल देखेगा, सवाल देखेगा, सवाल देखेगा। काफी प्रीवियस ईयर में काफी सारे क्वेश्चंस बस इतने ही पूछे हुए कि यहाँ पे ऊपर देख लेंगे, फील्ड बना रहे हैं, फील्ड बना रहे हैं, फील्ड बना रहे हैं, इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन बता दो। ऊपर देगा, बताएंगे ये बनाएगा फील्ड, ऐसा बनाएगा दूर, और ये भी क्या बनाएगा दूर, और ये भी क्या बनाएगा
तो रिजल्टेंट फील्ड निकालोगे ऐसे। वेक्टर में हमने पढ़ा था, वेक्टर में ऐसे पढ़ा था ई और ई का रिजल्टेंट ई और ई डैश। ई और ई जो 90 डिग्री पे हैं, ई और ई जो 90 डिग्री पे हैं, 90 डिग्री वाला रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? तो e√2 और ई डैश एंड e√2 क्या हो जाएंगे आपस में? तो 0 डिग्री पे होगा तो रिजल्टेंट ई डैश प्लस e√2 कर लोगे, ई डैश प्लस e√2। समझ आई बात? और अगर हाँ जी, ये 90 डिग्री पे बेटा रिजल्टेंट e√2 हो जाता है। वेक्टर में तो हर एक लोगों को सिखाया गया कि देख लेंगे, जिनको पता नहीं है तो एक बार देख लेंगे। रिजल्टेंट का फार्मूला, दो लोगों का रिजल्टेंट का फार्मूला इतना ही होता, a² प्लस b²। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का फार्मूला तो हर एक बच्चे को पता, 2ab cos थीटा का रूट। और स्पेशल केस लिखवाया था कि अगर a और b क्या हमारे पास बराबर है, और किसके बराबर है? f के बराबर है, तो रिजल्टेंट का फार्मूला कितना हो जाता है? 2f cos θ/2। ऊपर a और b के जब f रख दोगे तो रिजल्टेंट का फार्मूला 2f cos θ/2 हो जाता। हर एक बच्चे को याद होगा इसके बारे में। और ये टेबल भी लिखवाया था कि थीटा इतने के लिए रिजल्टेंट की वैल्यू, तो 5 एंगल्स बता दोगे। एक इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली अभी तुरंत। तो थीटा पे रिजल्टेंट इतनी है, 0 और 60 और 90 और 120 एंड 180। तो 0 पे तो ट्वाइस f प्लस f ट्वाइस f 60 पे, और √2f और 120 पे f और 180 पे 0। रिजल्टेंट एंगल बनाने से क्या होता है? घटता है। तो ऐसे लोगों को याद होगा। अभी तक तो आपको ट्यूशन देना चाहिए किसी को ये सब। जिसको ट्यूशन देगा वो भी खुशी होगा, समझा दोगे बढ़िया से तो खुश हो जाएगा। √2f क्या हो गया? √2f। दो वेक्टर्स 90 डिग्री में, तो उनका रिजल्टेंट कितना हो जाता? तो ये यूज करूंगा, ये बता देगा पूरा पूरा। अगर वेक्टर आता तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर देख लेंगे यहाँ पे ई और ई। आप किसी को खुद दोगे ट्यूशन तो आपको खुशी होगी, देने के बाद आप देखेंगे कैसा एक्सपीरियंस आता आपको। हाँ, अरे खोजना पड़ता है शुरू में, आप खोजेंगे मिल जाएगा। ई और ई का 90 डिग्री पे कितना कर देंगे? a√2। ई और ई का 90 पे कितना कर देंगे? a√2। समझ आ गया लोगों को? ई एंड ई का। अब किसी को जो दिक्कत आता दीदी दूर हो गया ना, अब देख लेंगे यहाँ पे ए, अगर साइड लेंथ ए है तो बाकी ए की वैल्यू रख दोगे। स्क्वायर का साइड लेंथ कितना हमारा है, तो ई की वैल्यू कितना लिख लेंगे? ई की वैल्यू KQ/a², और ई डैश की वैल्यू KQ/a√2 का होल स्क्वायर। a√2 का होल स्क्वायर तो ऐसा बन जाएगा, KQ/a² कॉमन कर लोगे। ये जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं, बाकी हम लोग आगे तो देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे थे पहले तो प्रॉपर्टीज तो आपको पहले तो इंश्योर कर लेंगे, आपको याद हो जाता है। क्वेश्चन तो वहीं से आ जाएंगे, किसी भी साल का क्वेश्चन तो वहीं से मिल जाते हैं। जो फैक्ट इन फाइल में अभी बोल दूंगा तो क्वेश्चंस तो वहीं से आ जाएंगे। बाकी हम लोग तो देखेंगे कि 2 चार्ज, 4 चार्ज, 10 चार्ज, 20 चार्ज, सबका रिजल्टेंट फील्ड निकालेंगे। किसी को कंफ्यूजन है बता देगा ऐसा फील्ड? स्क्वायर के वर्टेक्स पे 3 चार्जेस थे, चौथे वर्टेक्स पे क्या निकालो? फील्ड निकालो। पॉइंट चार्जेस हैं तो सभी कारण फील्ड निकाल क्या कर दें? उनका वेक्टराइजेशन कर देंगे। क्या कर देंगे आप? n वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। n वेक्टर्स कैसे मैग्नीट्यूड के हैं? इक्वल मैग्नीट्यूड के। और किसी एक ऑब्जेक्ट में सिमेट्रिकली काम कर रहे हैं। सिमेट्रिकली काम करने का मतलब कंजुगेटिव दो के बीच का एंगल सेम है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू 0 बताया गया। वेक्टर्स में ये थ्योरम लिखवाया गया कि n वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, सिमेट्रिकली काम कर रहे हैं इक्वल एंगल पे, तो रिजल्टेंट कितनी होती है? तो यहाँ पे यूज होने वाला है। बाकी फिलहाल जो है तो हमने क्या करा था, ये 3 स्टेटमेंट लिखा दिया। वेक्टर का रिजल्टेंट भी आपके वेक्टर वाला जो रिजल्टेंट का जो फार्मूला है तो एक बार रिवाइज कर लेंगे लोग। और बाकी उसके अलावा तो बताया था ये नियम के 3 लोग को जोड़ना तो क्या करें? पहले 2 को जोड़ते हैं, फिर उसके साथ किसके करते हैं? तीसरे को जोड़ते हैं। या 4 को जोड़ना तो पहले 3 को जोड़ते हैं। तो 4, 5, 10, 20 को अभी जोड़ूंगा बेटा। एक देख लिया SAK पे देख लिया, ई फॉर क्या बना दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। लाइन पॉइंट चार्ज के लिए दूर होता है और लाइक निगेटिव चार्ज के लिए दूर टुवार्ड्स होगा, और पॉजिटिव चार्ज के लिए। समझ आ गया होगा लोगों को? जल्दी से एक बार इसका डायरेक्शन बता दे। ये भी तुम्हें प्रीवियस थ्योरम में पूछा हुआ, जल्दी बता देगा। देखते हैं कौन बता पा रहा है। ये चौथे वर्टेक्स पे रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन ही बता दो। डायरेक्शन इधर होगा या इधर होगा? बाहर होगा या अंदर होगा? ये बताना। बाहर या अंदर? बाहर या अंदर? बाहर की तरफ होगा।
क्यों बाहर की तरफ होगा? क्यू एन क्यू की जो वजह से √2 टाइम्स आ रहा है, √2 टाइम्स के क्यू बटे ए स्क्वायर, तो √2 बाहर की तरफ है, जबकि इसके वाला 1/2 आ जा रहा है, तो √2 वाला 1.4 होगा और इधर वाला 0.5 होगा, तो नेट कहाँ जाएगा? तो वो बाहर की तरफ आएगा। समझ आ गया लोगों को? तो इस बार जल्दी से बता देंगे, इस बार जल्दी से बता देंगे। आप डायरेक्शन ऊपर बाहर या अंदर? आप डायरेक्शन डायगोनली इनसाइड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आप डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। समझ आ गया वो लोगों को? तो डायरेक्शन मैटर करता है। देख लोगे 2-3 बार क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में ऐसे ही पूछेंगे जहाँ पे डायरेक्शन से, तो आपको बातें पता चलती। बस इतना ही पूछा कि डायरेक्शन जो है, तो यहाँ नाम दे दिया कि ऐसा ए बी, तो ए बी होगा या बी ए होगा, ऐसा कुछ। समझ आ गया होगा लोगों को? वेक्टर एडिशन का काम करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को तो एडिशन कैसा करेंगे? वेक्टर सुपरपोजिशन से। वेक्टर सुपरपोजिशन का मतलब क्या हुआ? जितने चार्ज है सराउंडिंग में, सबके कारण उस पॉइंट पे क्या निकालते हैं? तो फील्ड निकालते हैं। इंडिविजुअली E1 E2 E3 की वैल्यू निकालो, के Q1 बटे R1 स्क्वायर, के Q2 बाई R2 स्क्वायर, और सबका क्या कर देंगे? तो वेक्टर सुपरपोजिशन कर देंगे। क्या कर देंगे आप? वेक्टर सुपरपोजिशन कर देंगे, तो रिजल्टेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो नेट फील्ड निकल जाएगा। और फील्ड निकल गया तो फोर्स निकालने के लिए बोले यहाँ पे एक चार्ज भी है, स्मॉल क्यू चार्ज है, तो फोर्स निकालो। तो क्या कर देंगे? अब फील्ड पता हो गया, QE से मल्टीप्लाई कर देंगे, F = QE से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोथ वे में यूज करेंगे। अगर हमें फील्ड पता था मतलब क्या पता है? फोर्स पता है। अब फोर्स पता तो क्या पता है? फील्ड पता है। फील्ड 0 तो फोर्स भी कितना? 0। फोर्स 0 तो फील्ड 0। क्लियर हो गया वो लोगों को? तो फील्ड बनाता है, और फील्ड के बारे में तो जनरल नॉलेज की बातें सुन लेंगे, चलता फिरता देख लेगा। जो फील्ड बनता है तो E = कितना हो गया हमारा? के Q बाई R स्क्वायर। तो अगर फील्ड कंजर्व करना, फील्ड कंजर्व करने का क्या फायदा होगा? अगर फील्ड कंजर्व है तो क्या बोलेंगे? तो R स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, तो Q हो गया, R इज प्रोपोर्शनल टू, तो Q हो जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू Q। हाँ या नहीं? E कांस्टेंट कर दिया, E कांस्टेंट कर दिया, E कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया हमने? E कांस्टेंट कर दिया। E कांस्टेंट कर दिया तो उसके लिए क्या बोले? R इज प्रोपोर्शनल टू। समझ नहीं आई बात कुछ? तो एक तो देखोगे कि इससे हमें R इज प्रोपोर्शनल टू Q का मतलब कौन बताएगा? क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ कि Q अगर कम होगा तो R भी कम होगा, और Q अगर ज़्यादा होगा तो R भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, ऐसा लिखा हुआ। और जब R इज प्रोपोर्शनल टू √Q लेते हैं तो वहाँ पे चार्ज का क्या लेते हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड का कंपेरिजन करते हैं। निगेटिव से यहाँ मतलब नहीं होता। निगेटिव पॉजिटिव क्या बताते हैं? डायरेक्शंस को बताते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए। क्लियर बात है? ये जनरल नॉलेज के चलता फिरता कर लेगा कि 2 चार्जेज हमारे पास ऊपर देख रहे हैं। कलम बंद करके एक बार समझ लिया, आपका थ्योरी क्लियर हो गया। R इज प्रोपोर्शनल टू √Q से क्या समझा आपने? जितना कम चार्ज उतना ही कम डिस्टेंस होगा कांस्टेंट फील्ड के लिए, और जितना ज़्यादा चार्ज होगा। समझ आई बात? नहीं आई तो बस एक सिंगल सेंटेंस में सुन लें कि हमारे हर एक टाइप का, हर एक लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो ये देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन। ग्रेविटेशन में भी देखा होगा, यहाँ भी देखा होगा कि 2 चार्जेज Q1 Q2 हैं, तो कहाँ पे तो फील्ड 0 होगी। नल पॉइंट निकालना, न्यूट्रल पॉइंट निकालना, वो पॉइंट जहाँ पे फील्ड क्या हमारा 0 होना। तो बस इतना ही कर देंगे, ऊपर देखता रहेगा। जिस पॉइंट पे फील्ड 0 होगा तो वहाँ पे इसके कारण और इसके कारण मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल। और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? तो ये पॉजिटिव तो किधर बना रहा है? I कैप में, और ये पॉजिटिव तो कहाँ बना रहा है? फील्ड। तो डायरेक्शन अपोजिट इंश्योर हो गया। मैग्नीट्यूड क्या हो जाना चाहिए? सेम हो जाना चाहिए। मैग्नीट्यूड बराबर मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब जो डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस होगा तो चार्ज के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किस पॉइंट पे नल पॉइंट मिलेगा? तो जो डिस्टेंस होगा चार्ज के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस चार्ज से डिस्टेंस लेना, इस चार्ज से डिस्टेंस लेना, इस चार्ज से डिस्टेंस लेना, तो इसी से ये Q1 ले लोगे। अगर लिखने वाली बात होगी तो ऐसा लिख लोगे। R1 लिखना तो ऐसा लिख लोगे, और टोटल में से R1 माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? और इसको जनरल नॉलेज के लिए बोलेंगे कि दोनों प्लस प्लस चार्ज है तो नल पॉइंट यहाँ पे आएगा, दोनों माइनस माइनस है तो नल पॉइंट यहाँ आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे आप। और अगर एक माइनस एक प्लस रहेगा तो यहाँ पे बीच में क्या लिख देंगे? माइनस लिखेंगे, और ये वैल्यू या तो इधर आएगी या इधर आएगी। और इधर और इधर में कहाँ रहेगी? तो जो छोटा चार्ज होगा उसके विसिनिटी में। ये चार्ज अगर छोटा है तो इधर नल पॉइंट मिलेगा, और अगर ये चार्ज छोटा है इधर नल पॉइंट मिलेगा। जनरल नॉलेज की बात है। और इसको अप्लाई करने के लिए √Q1 बाई √Q1 प्लस √Q2 इंटू R को अप्लाई करने के लिए, नल पॉइंट ऐसा पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। रिजल्टेंट फोर्स जो किसी चार्ज को रखोगे वहाँ पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? 0। नल पॉइंट वो पॉइंट होता है, तुम किसी बच्चे को गोद लिया तो क्या हुआ? बेसिकली
तो वहाँ पे जितना ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे काम कर रहा उतना तुमने फील्ड क्या कर रखा, ऊपर लगा रखा। तो वहाँ पे तुमने क्या किया उस बच्चे के लिए, नल पॉइंट क्रिएट कर दिया, न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेट कर, बच्चा गिर नहीं रहा, बच्चा तुम्हारे ऊपर लातो मार रहा, तुम भी मजा दे रहे हो, वो भी मजा दे रहा तुम्हें। √Q1 बाई √Q1 प्लस √Q2 क्लियर हो गया होगा लोगों को। √Q1 बाई √Q1 प्लस √Q2 क्या बोलते हैं, तो पॉजिटिव डिवीजन होगा। और ध्यान से देखो कि इसको अप्लाई जब करेंगे एक्चुअल सेंस में ये समझ में आ गया कि अगर ये माइनस और एक प्लस रहता तो बीच में क्या आता, और माइनस वाला में तो माइनस करते समय क्या करेंगे, बड़ा वाले ये बड़ा में से छोटा को माइनस कर देंगे। एक माइनस एक प्लस रहेगा तो किसको, तो ये बीच ऊपर सेम ही रहेगा, नीचे बस माइनस कर दोगे। अब माइनस करते समय तो क्या इंश्योर करोगे, कौन बड़ा है यहाँ पे, यहाँ माना है Q1 बड़ा है तो Q1 माइनस Q2 करा, और अगर Q2 बड़ा होता तो Q2 माइनस Q1 कर लेंगे। नल पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट निकालने यही काम ग्रेविटेशन में भी करना पड़ेगा। ग्रेविटेशन में मास पॉजिटिव पॉजिटिव होता है इसलिए बीच में ही आएगा, बाहर वाला जोन तो आने का संभावना ही खत्म है, एक ही संभावना आती है वहाँ पे। सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगाते हैं। समझ नहीं आया कुछ। अगर माइनस प्लस है, माना है कि क्या है ये Q1 की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो यहाँ पे आंसर Q1 से डिस्टेंस निकालना था। Q1 लिखोगे √Q1 ऊपर में और √Q1 बीच में माइनस √Q2। और अब ये R1 इधर नहीं आएगा, अब कहाँ चला जाएगा वो, अब इधर की तरफ जाएगा। हाँ जी, Q2 अगर बड़ा होता, हाँ सॉरी ये जो छोटा कौन है, छोटा इधर नहीं इधर आएगा, ये जो है इधर आएगा, ये डिस्टेंस जो है हाँ ठीक है, ये हमने Q1 से लिखा था, ये Q1 आ जाएगा, ये वैल्यू जो है तो R1 यहाँ से आ गया, ठीक है। ठीक है ठीक है, एक मिनट ये जो है ना कि Q1 एंड Q2 कौन सा हमने लिया, छोटा Q2 छोटा लिया, तो Q2 के विसिनिटी में आएगा, यहाँ पे आएगा। ये जो डिस्टेंस आएगा तो जो पॉइंट आएगा नल पॉइंट यहाँ पे आएगा, कहाँ से आएगा, तो ये जो निकल के आया ये पूरा यहाँ से R1 निकल गया, ये R1 पूरा निकल गया। अगर यहाँ से निकालना तो डायरेक्ट यहाँ पे Q2 लिख दो, डायरेक्ट क्या लिख दो तो अपने आप आ जाएगा। या अगर ये R1 निकाल लिया और उसमें आई माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, R2 निकल जाएगा। समझ नहीं आई बात कुछ, ऊपर देख लेगा, ओरली कर लेगा लोग, देखे आपको जो तो वेरियस एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवा दो, प्लस प्लस और माइनस माइनस जल्दी देख लेंगे 1 मिनट के अंदर, तो वेरियस एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ मैं, करवा दे रहा हूँ पहले एक बार ध्यान देगा। इधर कितना डिस्टेंस है, R है, देखता रहेगा ये कितना चार्ज है, तो देखे ऊपर देंगे, मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे सुनेंगे, जहाँ भी रहेगा आप ओरली कर लेंगे। ये Q एंड 4 के ऊपर देखता रहेगा, पहले क्या कर लो, इन दोनों चार्जेज का रेशियो ले लो, और उन चार्जेज का रेशियो लेकर के रूट ले लो। रेशियो ले लिया कितना हो गया, उसका रूट ले लो 1/2, तो 1:2 रेशियो में बांट दो। ये रेशियो 1 रेशियो ये खाएगा 1/2 + 1 × R, तो Q से कितने डिस्टेंस पे नल पॉइंट मिल गया, R/3, तो दूसरे से कितना बता देंगे, 2 रेशियो खाएगा, 2/2 हाँ या नहीं, क्लियर है ये। और यही एक जो है ध्यान देगा, ये माइनस होता माइनस होता माइनस होता माइनस होता माइनस होता, तो 1:2 रेशियो में खाएगा, और ये कितना खाएगा 1 रेशियो खाएगा, तो कितना कर लेंगे आप, ना समझ में आई बात। पहले क्या ले लेंगे, रेशियो, फिर रूट, और उसी रेशियो रूट में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये अपना इसका जो रेशियो है 1, तो ये 1 खाएगा, और वो कितना खाएगा, तो 1 रेशियो में खाएगा, तो 1/, अगर पॉजिटिव है तो 1/2 + 1 × R कर देंगे, और एक पॉजिटिव है कि निगेटिव है तो पता कर लोगे, इधर या इधर पता कर लोगे। फिलहाल ये दिख रहा है मैग्नीट्यूड में छोटा, तो इधर मिलेगा, तो इसका रेशियो कितना 1 है, तो 1/2 - 1 × R कर दोगे, तो इससे कितनी दूरी पे, R दूरी पे, कितनी दूरी पे है, समझ नहीं आया कुछ, आ गया याद, जिंदगी भर याद रह जाएगा कि चार्ज का रेशियो या मास का रेशियो, तो कितना हमारा 1:4, 1:4, तो नल पॉइंट कहाँ पे, तो अगर निगेटिव है तो नल पॉइंट तो उधर R पे, छोटे मैग्नीट्यूड से R पे, और अगर दोनों प्लस प्लस है तो इधर छोटे मैग्नीट्यूड से R/3 पे, इधर R/3, उधर कितना R, हाँ या नहीं। तो जल्दी देखते कौन आंसर दे रहा है, किसी को लिखने को मर्जी है तो लिख लेगा, अदरवाइज कोई जरूरत है नहीं। देखिए इधर जल्दी देखते कौन बता रहा है, जल्दी देखते कौन बता रहा है, होशियार लोग जल्दी, और यहीं पे बता देगा। ये बोला कि 16E और कितना, तो -9E देखता रहेगा, 16E और -9E और कितना दिया हो तो डेट विल, तो 28 सेंटीमीटर। नल पॉइंट बता दें, अंदर या बाहर, पहले तो अंदर बाहर बताओगे, बाहर हो गया, बाहर मतलब इधर रेशियो कितना जा रहा है 4/3, 4 वो खाएगा, वहां से लिखना तो 4/4 - 3 × 28, तो 28 × 4 कितना आंसर आ गया,
28 इंटू 4 खत्म हुई बात, नहीं समझ में आया? 16 और 9 का रेशियो रूट लेंगे 4:3, 4:3, 4 कौन रेशियो खाएगा? 16 वाला खाएगा, तो 4:3 रेशियो में बांटो और निगेटिव में बांटो। तो ये कहां से डिस्टेंस आ गया? 16 से आ गया, हम जानते इधर ही होना। अगर यहां से निकालना होता तो क्या लिखते यहां पे? 3। ना समझ में आया लोगों को? तो ये देखते कौन होशियार है। लिखने की जरूरत है क्या? लिखने की जरूरत पड़ रही है? इतना देर में तो 10-20 एग्जाम्पल कर लेते हैं आप। लिखने की जरूरत पड़ रही है जिनको, तो लिख लें, बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं आगे। इसमें टी ऐसे के टी फॉर 2 टाइप्स होता है। 2 टाइप्स होता है, चार्ज कितने टाइप का होता है? एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। एस फॉर स्केलर, ए फॉर एडिटिव, के फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। न्यूट्रल पॉइंट आपको दिखा दिया गया। ये जनरल नॉलेज की बातें हैं, बाकी हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे। बट अभी ये जनरल नॉलेज आपको पता हो जाना चाहिए, बात छोटी मोटी बात। ये दोनों प्लस प्लस होंगे तो निकाल लो होमवर्क ग्रुप में। कोई आंसर बता सकता है? अंदर में या बाहर में? अंदर में कितना? 4/7 × 28।